आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ का मतलब हो गया कि पैरवी करानी होगी। यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर उतना अगर आपका कॉमन सेंस चलता है तो लॉ आप खुद जान रहे हो। आप बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर को जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है आपको लॉ अच्छे से समझा देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कॉमन सेंस। तो मैं जहां पे इंटर्न कर रहा था वहां पे मैं झूठ बोल के पढ़ाई कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि अगर सामने वाले को बोल देते कि मेरा सीए फाइनल का फर्स्ट लुक क्लियर हो गया है तो वो लोग अंडर एस्टिमेट करते कि इसको कुछ नहीं आता है। रिवीजन जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा को खत्म कर देता है और नया डेटा आ जाता है। अमेंडमेंट में ओल्ड डेटा भी रहता है और न्यू डेटा भी रहता है। अच्छा, कैपिटल गुड्स का जो बात किया, क्या कैपिटल गुड्स में देना चाहिए आईटीसी? 40 करोड़ कमाने वाले में से रिटर्न फाइलर सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं। कोई बोले ना बोले, मैं ये चीज क्लियर कट मानता हूं कि जो लोग टैक्स देते हैं उन पे ही ज्यादा सितम होता है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश बर्नवाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सीए रविशेखर जी है, जिनका एक ऑडिटर के तौर पे 1 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रह चुका है। और आज हम उनके साथ बैठकर भारत के टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें मेजरली जीएसटी और इनकम टैक्स आता है। जीएसटी और इनकम टैक्स में कुछ सालों में कई बदलाव हुए हैं, जिनमें जो बदलाव हुए हैं वो कई अलग अलग तरह का है। तो हम देखेंगे क्या ये सही रास्ते में जा रहा है या फिर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से क्या उनको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, प्लस ग्लोबल और भारत के टैक्सेशन सिस्टम प्लस अकाउंटिंग मैथड में क्या डिफरेंसेस है। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे हैं भैया? अच्छे हैं, आप बताओ। हम भी अच्छे हैं, तो स्वागत है। बताइए क्या डिफरेंस रहा है पिछले 10 सालों में, चेंजेस तो टैक्सेशन को लेकर के, चाहे वो जीएसटी में हो या इनकम टैक्स में हो। जहां तक टैक्सेशन की बात है, हम अपने डिस्कशन को दो भाग में बताएंगे। एक टैक्सेशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि टैक्सेशन 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो हम लोग टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं वो डायरेक्टली अपने इनकम से कंट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। और जहां तक इनडायरेक्ट टैक्स की बात है, इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं किसी व्यक्ति से, तो मुझे उसके बिहाफ में जो हम कंसिडरेशन पे करते हैं उसके साथ पे करना होता है। ठीक है, बात आई डिफरेंशिएशन की, आने वाले भविष्य में या 2014 से पहले क्या था, अभी क्या है। तो बेसिकली 2014 से हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन जो टैक्सेशन सिस्टम में हुआ है, मेजर जो चेंजेस हुआ है वो 2017 में हुआ है, जब पहली बार भारत में जो पहले सिस्टम थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, उसको माइग्रेट करके सिंगल टैक्सेशन स्कीम में डेवलप किया गया। उस समय पहले क्या होता था कि हर स्टेट का अपना अपना प्रोविजंस होता था, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। हम लोग जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे एक्सेप्ट सर्विस टैक्स, वो स्टेट सब्जेक्ट था और उस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाया करती थी। तो हर स्टेट में, अब जैसे भारत में अभी 28 स्टेट है, तो 28 तरीके का एक्ट अपना, जैसे दिल्ली स्टेट हो गया, दिल्ली में अपना दिल्ली वैट चल रहा था, बिहार में अपना बिहार वैट है, झारखंड वैट अलग, वेस्ट बंगाल वैट अलग। सबके प्रोविजंस टू द मतलब सिमिलर थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मायनों में डिफरेंस था। जैसे जैसे अब एग्जांपल्स बताता है। डिफरेंस की बात हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे अभी 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 के सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम लोग जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस करते थे, तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में क्या होता था कि उस समय जैसे हम वेस्ट बंगाल से हम झारखंड में आज स्टे कर रहे हैं, हमको वेस्ट बंगाल से बिजनेस करना है, तो हमारे पास कंडीशन ये था कि हम जब भी वर्क ऑर्डर ड्रॉ करते थे, वर्क ऑर्डर किया, कोई भी ऑर्डर प्लेस करते थे किसी भी गुड्स या सर्विस को लेकर वेस्ट बंगाल के सप्लायर को, तो वो लोग अपना रिकॉर्ड जैसे ही करता था, वो हमसे पहले बॉन्ड फिलअप कराता था। अब बॉन्ड ये मौखिक होता था, मतलब ऐसा नहीं वो हमसे रिटर्न लिखा रहा है। उसका ये कहना था कि सर आप इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं तो हम आपसे 2% सीएसटी, उसमें बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स, अच्छा, 2% सीएसटी चार्ज करेंगे, सब्जेक्ट टू कि आपको आपके स्टेट से सी फॉर्म निकाल के देना होगा। अच्छा, और वो सी फॉर्म स्टार्टिंग में अगर कुछ दिन पहले बात करेंगे तो वो मैनुअल था, बाद में धीरे 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 उन लोगों ने ऑनलाइन किया, लेकिन उसके लिए अप्रूवल हम लोगों को लोकल सेल्स टैक्स ऑफिस से लेना पड़ता था। बार 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 जितनी बार आपको जनरेट करना है, आप जैसे क्वार्टरली वहां जनरेट करना है तो आपको क्वार्टरली लेना पड़ेगा। अरे
तो इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफिस का था। उसके बिना प्रोसेस नहीं कर पाए। कंडीशन क्या हुआ, सपोज कि हमने परचेज कर लिया और उस समय क्या होता है, असेसमेंट प्रोसीजर चलता था। असेसमेंट प्रोसीजर 4 साल 5 साल 10 साल में एक एक बार असेसमेंट। अभी भी बहुत सारे आपको स्टेट गवर्नमेंट में मिल जाएंगे जिनका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है और वहां पे असेसमेंट मैंडेटरी था। ओह, ठीक है, अब क्या हो रहा है, सपोज कि हम सी फॉर्म नहीं निकाल सके, इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता था परचेजर को। सामने वाला सप्लायर वो फुल रेट टैक्स करके बाद में आपको एक डेबिट नोट बना के भेज देगा अच्छा। कि जो आपको हम टैक्स डिस्काउंट दिए थे, हाँ। आपने हमको सी फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करा, इसलिए बाकी का जो टैक्स लगता था जो 14.5% था, तो 12.5% आप बाद में हमको पे कर दीजिए वापस। तो उस केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था परचेजर को। एकदम। लेकिन अब ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा बिलिंग करिए, आप लोकल सेल करिए या आउटर सेल के लिए कोई मतलब नहीं है। आपको एकदम फ्लुएंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, कोई लफड़ा नहीं है। इस हिसाब से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल से एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं। अभी ई वे बिल सुने होंगे। ई वे बिल निकालने का जो वेबसाइट है eWaybill.gst.go, अभी आप चाहो तो आप निकाल लो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर चाहे तो वो निकाल ले, सप्लायर चाहे वो निकाल ले, परचेजर चाहे तो वो निकाल ले, एकदम इजीली है। पहले क्या होता था, हम लोगों को मैनुअली एक बुक छपाना पड़ता था। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जब जीएसटी जैसे वैट जो था हम लोगों का वर्जन 1 में था, तब की बात मैं बता रहा हूँ। उसमें हम लोगों को ई वे बिल की कॉपी जो थी, जो हम लोग उस समय फॉर्म कुछ और नाम हुआ होगा, मुझे तो उतना याद नहीं है क्योंकि वो मेरे पहले की बात है, उसमें बुक छपाया करते थे हम लोग। उस बुक में क्या करते थे हम लोग, मैनुअली फिलअप करते थे वो बिल का डिटेल, बिल का अमाउंट, कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टर का नेम क्या है, वो मैनुअली छपाया करते थे। अच्छा। और वो ले जाके ऑफिस में प्रेजेंट करते थे। वो बंदा उसको रिकॉर्ड करता था, एक मोहर लगाएगा, साइन करेगा, फिर आप उसको लेके आप माल निकलिए। तो इसमें क्या होता था, आपका जब तक वो ई वे बिल नहीं रखेगा तब तक गाड़ी आप खड़े रखिए। मतलब घंटों बीत जाएगा, 1-2 घंटा, 3 घंटा, घंटों, 4 घंटा, मतलब सप्ताह ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है, कौन साइन करेगा? अरे वाह। ऑफिसर्स के घर में कुछ हो गया है, वो कहीं छुट्टी में है, तो आपके ई वे बिल्स को पेंडिंग रख दिया जाएगा। मतलब गाड़ी निकलेगा नहीं, गाड़ी निकले, जब तक वो मैनुअली रिसीव नहीं होगा आप जा नहीं सकते हैं लेके। पूरा डिपेंडेंसी आ गया डिपार्टमेंट पे। तो इन सारा चीज, इस तरीके से अगर आप सोचिएगा, उस समय के पीरियड को सोचिएगा और आज के पीरियड को सोचिएगा, तो बहुत फर्क आपको दिखाई देगा। सही बात है। अब पहले बिलिंग सिस्टम समझिए। अभी मतलब ईच एंड एवरी जिस में, जैसे हम लोग को आईटीसी क्लेम करने की फॉर्मेट थी, उस समय क्या होता था, जैसे झारखंड में जेवैट 404 चलता था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, सामने वाले से जो सप्लायर जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, वो एक सर्टिफिकेट इशू करता था। वो सर्टिफिकेट हम लोग यहां पे ऑफिस में प्रेजेंट करते थे, तो गवर्नमेंट ऐसे मतलब डिपार्टमेंट असेसमेंट के वक्त उतना आईटीसी अलाउ करती थी। अगर वो डॉक्यूमेंट मैनुअली नहीं आया तो प्रोसेस नहीं होगा, तो प्रोसेस आपको डिमांड जनरेट मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम देखिए, यहां पे दो तरीके से, कभी तो इसमें फायदेमंद, कभी टैक्स पेयर भी हुआ करता था, क्योंकि मैनुअल वेरिफिकेशन का कोई सीन था नहीं। अब लोग क्या कर रहे हैं, खुद से 404 बना रहे हैं, खुद ठप्पा लगा रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुतों में हुआ है ऐसा केस। क्या ही करेगी। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन का कोई सीन नहीं था, इस वजह से ये आईटीसी का घपला हो रहा था। कोई भी नंबर क्रिएट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। सही है। अब करंट में देख लो, ई वे बिल ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं, बिल जनरेट कर रहे हैं तो ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो सामने वाला पार्टी देखता है और उसी के बेसिस पे आपको क्लेम मिलता है। नोटिफिकेशन तो जाता वो चीज क्लियर हो गया है और एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो पहले के सेल्स टैक्स या वैट से आज का जीएसटी बिल्कुल अंतर है, एकदम सीमलेस है, इजी है। एक छोटा सा भी पर्सन जिसको जो भी थोड़ा सा भी टैक्स सेवी है, वो आराम से जीएसटी को कंप्लाई कर सकता है। आपका लाइफ पहले से लेके, मतलब आप सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे आप इस टैक्सेशन सिस्टम में एज ए सीए आप प्रोफेशन में आए, और क्या था जर्नी, क्या रहा आपका? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए। हम लोग तो छोटे से गांव में रहते थे पहले, जहां से हम लोग 10th की पढ़ाई किए। उसके बाद
देवघर में हमारी एडमिशन हुई सत्संग कॉलेज में। वो साइंस में था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो नॉर्मली एक साइंस स्टूडेंट का ग्रुप रहता था। 10th के बाद? 10th के बाद। ओके, 12 आप मैंने 12th करा, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, और हम लोग झारखंड बोर्ड से थे तो ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, बट 58-59% मार्क्स था। शौक तो मुझे भी था IIT बनने, IITian बनने का या इंजीनियरिंग लाइन में जाने का। उसके लिए मैंने ट्राई भी करा। मैं CBSE का एग्जाम, CBSE इंजीनियरिंग का उसमें एग्जाम होता था, मैं जमशेदपुर बिष्टुपुर में जाके दिया हूँ। देने के बाद ऑब्वियसली यहाँ के प्रिपरेशन में और वहाँ के, यहाँ पे जो हम लोग मैथ्स की पढ़ाई करते थे, हम लोग एक सत्संग कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके पास पढ़ाई करते थे, तो उनका तो एक ही कहानी था कि एक उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, थिन पेपर पे पढ़ाई करते थे। थिन पेपर? थिन पेपर पे। अच्छा, क्या होता है थिन पेपर? थिन पेपर क्या होता है? एक ट्रेसिंग पेपर होता है जो A4 साइज में कट किया हुआ रहता है। अच्छा। तो हम लोग जैसे 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो हम लोग 10 स्टूडेंट एक एक कॉपी देते थे सर को। अच्छा। और सर उसके अंदर में कार्बन लगा के बैठाते थे। अच्छा। और सर क्या करते थे, उस पर लिखते थे। तो वो लिखते थे तो वो सारा कार्बन कॉपी उसमें छपता था, और जब हम लोग वहां से वापस आते थे तो सबको एक एक बांट के वापस कर दिया करता। तो सर का कंसेप्ट क्या था कि वो क्वेश्चंस जो है, जो भी क्लास कराते हैं, जब जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़े, बाइनोमियल थ्योरम्स था, या ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े, या कैलकुलस पढ़े, तो उसमें सर क्या करते थे, पर्टिकुलर अब जैसे डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर उठाए, तो डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है, उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप तुमको बता दिए, अब जाओ बाबू तुम इसी को रिपीट करो, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो हम लोग उस सिस्टम में थे, तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितना तेज होंगे, बट बेसिक आइडिया था। जब CBSE का एग्जाम्स आया तो हम लोग अपने मतलब OBC कोटा में मेरा रैंक था ऑलमोस्ट 15,000 या 17,000, तो बहुत कम होता है, बहुत उस जमाने में 15-17,000 सीट भी नहीं था। तो समझ में आया कि ये हमसे अभी होगा नहीं, और क्योंकि कॉलेज भी बहुत खराब मिल रहा था। उसके बाद हमारे कलीग्स थे, वो डिप्लोमा कर रहे थे DI दयालबाग से, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। वो डिप्लोमा था इनका मैकेनिकल में। तो उन्होंने कहा कि रवि चलो तुम भी मैकेनिकल में डिप्लोमा कर लेना, फिर वहां से अगर होगा तो लैटरल एंट्री से BTech हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा। अच्छा। मैं भी चला गया, मैं भी गया वहां पे, एंट्रेंस दिया। उसके बीच की जो कहानी थी वो तो ठीक ही है, इंटरेस्टिंग था। डिप्लोमा देने के बाद वहां पे क्या हुआ, फर्स्ट लिस्ट हमने इंतजार किया, फर्स्ट लिस्ट में नाम मेरा नहीं आया। सेकेंड लिस्ट आया, उसमें भी नहीं आया। तो हम लोग वहाँ उस समय बोलते थे कि आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ का मतलब हो गया कि पैरवी करानी होगी। तो हम लोग वहाँ पे प्रिंसिपल से जाके और जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे उनसे जाके मिलते थे। अल्टीमेटली नाम नहीं आया, बट इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हुआ था, क्योंकि एग्जाम्स मेरा क्लियर हो गया था। एग्जाम्स के बाद जो सेकेंड लिस्ट जनरेट होता है उसमें हम गए थे, इंटरव्यू भी हुई थी हमारी। इंटरव्यू हुई थी, बहुत अच्छी इंटरव्यू नहीं थी, क्योंकि हम लोग गांव से आए थे, उसके बाद शहर में जाके इंटरव्यू एक बार में आपको बोल दिया जाए तो ऑब्वियसली उस तरीके से हम लोग एक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर जब आ गए वापस, हमको अब लग गया कि अब यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। तो हम लोग की आखिरी उम्मीद रहती है, हम लोग वहाँ पे जिस गुरु महाराज को मानते हैं उनसे जाके अर्ज किए। तो वहाँ पे जैसे ही लाइन लगाए तो उन्होंने कहा अच्छा डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आए थे, आपका नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसा कहा कि या तो आप 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्सेस होता था सर्टिफिकेट का, वो कार्ड कहते थे वहाँ पे, आप उसमें ले लो, या फिर तो और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, ट्राई करो। तो कार्ट मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाएगा, तो दूसरा स्ट्रीम उन्होंने कहा ही है, तो मैं दूसरा स्ट्रीम में ट्राई करता हूँ। वहाँ से मैं वापस आ गया। तब तक प्लानिंग चल ही रही थी कि आगे क्या करना है। तब तक मेरे पापा, तुम जान ही रहे हो कि वो लॉयर थे और इसी सेम सेक्टर से जुड़े हुए थे। वो यहाँ पे देवघर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, PK दत्ता हैं, अभी भी हैं। उनसे उनके पास गए थे, तो ऐसे ही बातचीत में उन्होंने कह दिया कि ये बोलिए बेटा को CA करेगा। तो पापा घर आए, सुनाए कि मेरा भी सपना था कभी CA करने का, तो हम चाहते हैं कि करो। तो मैंने कह दिया कि ठीक है CA ही करना है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, इवन उन्होंने प्रेशर नहीं क्रिएट किया, उन्होंने ये कहा कि मैं प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। मैंने कहा नहीं, मेरे में अच्छा का कोई बात नहीं है, जो है वो करने के लिए हम तैयार हैं। बस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब है ही नहीं, स्कोप ही नहीं दिखता था उसका। हाँ उसमें तो मैं करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है करना है। ऐसी ही बात हुई, उसमें मेरी एक क्लाइंट हुआ, मेरे पापा के एक क्लाइंट थे अशोक कुमार जैन, कोलकाता में रहते थे। उनका यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो उसका काम करते थे। तो उसका बेटा गौरव जैन,
वो वहाँ पे सीए कर रहा था, तो उससे बात हुई हमारी, बात हुई तो बोला कि आ जाइए आपका एडमिशन करा देते हैं। तो गए, तो रजिस्ट्रेशन सीए में बहुत ईजी था, उसमें नया नया सीपीटी हुआ ही आया ही था, उसमें सीपीटी चलता था जो साल में 4 बार हुआ करता था, अच्छा, 12 के बाद। 12th के बाद। तो गए, जस्ट गए थे, तो रजिस्ट्रेशन तो तुरंत हो गया। वहाँ पे फर्स्ट बैच जो था वो हमारा, मेरा सेकंड बैच था, क्योंकि फर्स्ट जो था वो 12 नवंबर को एग्जाम हुआ था। सेकंड जो बैच था सीपीटी का वो 4th Feb को एग्जाम हुआ था, 4th Feb 2007। तो मैं गया, उसके बाद अकाउंट्स तो आता नहीं था मुझे, कुछ भी नहीं, 12th साइंस से था। साइंस से था, अकाउंट्स कुछ भी नहीं आ रहा है। बट मेरा इतना था कि मैथमेटिक्स वगैरह से अच्छे से आता था, कि मुझे नॉर्मल मैथमेटिक्स आता था, इतना मुझे पता है। फर्स्ट 4 पेपर उसमें हुआ करता था, कॉमन जनरल लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नॉर्मली मैथ्स था जो 11th 12th का था। उसके बाद एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो लॉ वाला पार्ट हो ही गया, एक अकाउंट्स का पार्ट था, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक, और एक था आपका इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स भी हम पढ़े हुए थे, हाँ हम लोग रोज मैथ्स भी थोड़ा पढ़ा हुआ था। बच गया लॉ। लॉ तो अब लॉ हम नहीं कुछ पढ़े होते, और मुझे कुछ आता भी नहीं था, इवन मैं एकदम इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अकाउंट्स भी कुछ नहीं आता था, तो थोड़ा बहुत पापा हमको बताए थे घर में कि ऐसा ऐसा एंट्री होता है। चले गए, वहां पे बोला गया कि ट्यूशन पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है। तो उसने, जो गौरव जैन जो बता रहे थे, वो भी आज सीए हैं, उन्होंने कह दिया कि एक काम करिए अंकल, इसका एडमिशन विकास बेरी सर के पास करा दीजिए। एमजी रोड में विकास बेरी सर का उसमें नाम हुआ करता था। अच्छा, बहुत। तो विकास बेरी सर के पास एडमिशन करा दिया। तो हम लोगों को रहने का आदत है खुला में, वहां पे गए तो ऐसे अंदर से चढ़ के एकदम छोटा सा बिल्डिंग के अंदर, वहां देख रहे हैं 2 फ्लोर में, मतलब एक ही कमरा है, उसमें 2 रैक बना हुआ है, उसी में रैक में लड़का घुसा हुआ है और बैठ के पढ़ रहा है। पहले तो शॉक्ड हो गए। और वहां पे उस जो विकास बेरी सर, वो पंजाबी थे, और उनके बोलने का तरीका इतना स्टैंडर्ड हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि उस समय मुझे नहीं समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। अब इंटरेस्ट, जो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पढ़ते थे, बोलते इंटरेस्ट, अप्रोप्रिएशन को वो कुछ अलग तरीके से बोलते थे, एक्सेंट अलग था। तो आधा तो समझ में नहीं आता था, 4-5 दिन 10 दिन के बाद समझ में आना शुरू हुआ। तब तक वहां हुआ कि फैब में एग्जाम खत्म करना है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो ये बैच उठा करके आपको ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वहां पे इजरा स्ट्रीट के पास वहां पे एक ऑडिटोरियम है, गुजराती कुछ है, गुजराती बांग्ला कह के एक ऑडिटोरियम है। क्लासेस वहां पे शिफ्ट हो गया, और क्लासेस स्टार्ट होता था हमारा सुबह 6 बजे से लेकर रात में 6 बजे तक। बीच में 1 घंटे का ब्रेक, खाना खाइए, आके बैठ जाइए। अब क्लासेस जब जाने लगे तो पहली बार उतना बड़ा भीड़ देखे थे हम लोग लाइफ में। एक बार में 2000-2200 स्टूडेंट बैठ रहा है, कभी भी देखा ही नहीं गया था। सही बात है। और वहां पे आधा कुछ देर तो समझ में आता था, उसके बाद से तो गोल हो जाता था। तो भगवान के भरोसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट अपेयर कर लिया। सीपीटी क्लियर हो गया। हाँ, सीपीटी अटेम्प्ट किया। वो इस बेसिस पे, मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं था, वो इस बेसिस पे, क्योंकि हम लोग गांव के पढ़े हुए थे, तो हम लोगों को बेसिक मैथ्स पता था, लॉजिकल मेरा क्लियर था, लॉजिक क्लियर था। लॉ है क्या, लॉ लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्ट पढ़ के उस चीज को लिख रहे हैं, आपको एक्ट पढ़ने से सिर्फ ये चीज पता चल सकता है कि वो प्रोविजंस क्या है, या वो सेक्शन का नाम क्या है, या सिमिलर उससे केस लॉ हुआ है या नहीं है, वो चीज पता चल सकता है। लेकिन आपको जो वो मतलब लॉ में एक समझिए एक तरीके से, तो वो है कि आप किस तरीके से सामने वाले को न्याय कर सकते हैं। तो उतना अगर आपका कॉमन सेंस चलता है तो लॉ आप खुद जान रहे हो। आप बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर को जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, आपको लॉ अच्छे से समझा देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कॉमन सेंस है। समझ है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, ज्यादा समझदारी होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और इकोनॉमिक्स तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत आ ही रहा था। तो किस्मत से 118 नंबर आ गया, वहां से पास हो गए। फिर जर्नी स्टार्ट हुई, तो आज 2012 में किस्मत से फाइनल पास कर गए। फाइनल करने के बाद कुछ दिन वहां पे काम किया कोलकाता में। मैं एक्चुअली बताऊं तो मैं जहाँ पे इंटर्न कर रहा था, वहां पे मैं झूठ बोल के पढ़ाई कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि अगर सामने वाले को बोल देते कि मेरा सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया है, तो वो लोग अंडर एस्टिमेट करते कि इसको कुछ नहीं आता है। मैंने कहा कि मेरा इंटर क्लियर हुआ है, और उसी से मैं सीखना शुरू किया। 2010 से मैं सीखना शुरू किया काम करने का तरीका, और कंटिन्यूअस 13 तक उसको मैं अपना काम समझ के वहां पे किया। 12 बजे रात तक
आर्टिकलशिप नहीं था, आर्टिकलशिप नहीं था, मतलब एक तरीके से पेड हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। ओके ओके। तो काम मैं वहीं पे सीखा हूँ, हम्म। एक्चुअल में हमारे फर्स्ट गुरु वही हैं हम्म। जो हम मुझे काम में इतना ट्रेन किए हुए हैं या बताए हुए हैं। उसके बाद बाकी चीज तो मेरे खून में था, तो वो तो हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसको इम्प्लीमेंट करते गए और अपने में चेंजेस लाते गए। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मई 13 में हमने वहाँ उस ऑफिस को छोड़ दिया और आके देवघर ज्वाइन कर लिया, और तब से लेके आज तक देवघर में ही है। मतलब आप भेट को भी छू लिए और जीएसटी भी छू लिया और हाँ, इनकम टैक्स पहले। उस जमाने में वैट चलता था। हाँ। तो मैं वैट का काम करता था। इवन रिसेंटली उस समय क्या हुआ था कि वर्जन 2 सिस्टम लॉन्च किया गया था नया नया, अच्छा अच्छा। 2012 में, और मैं उसी में आया था। तो पहली बार जो अभी आप बिल मैचिंग सिस्टम देख रहे हैं जीएसटी में, वो पहली बार वैट में इंप्लीमेंट किया गया था 2012 में। और बदलाव सबके लिए था। हाँ, वो सबके लिए था। पहली बार इनवॉइस सिस्टम अपलोड करना, लेकिन उसमें मैनुअल सिस्टम अपलोड होता था। आज की तरह नहीं है कि टैली से हम लोग जेसन फाइल जनरेट किया डायरेक्ट पोर्टल पे अपलोड की। उस समय वैसा नहीं था, उसमें आपको मैनुअली अपलोड करना पड़ता था। अब मिस्टेक हुआ तो? मिस्टेक हुआ तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते थे, जैसे में आज आपको फैसिलिटी नहीं है। आपको अभी करंट में अमेंडमेंट की फैसिलिटी है, उसमें रिवीजन की फैसिलिटी थी। तो हम लोग 3 बार रिवाइज कर सकते थे फॉर्म को। अमेंडमेंट क्यों? मतलब रिवीजन होना चाहिए ना, अमेंडमेंट में हो सकता है कि कुछ और चीजें मिस हो जाए। अंतर है, रिवीजन और अमेंडमेंट दो एक बिग मैटर है। रिवीजन क्या है? रिवीजन जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा को खत्म कर देता है और नया डेटा आ जाता है। अमेंडमेंट में ओल्ड डेटा भी रहता है और न्यू डेटा भी रहता है। तो आपको पता चलता है कि आपने क्या चेंजेस किया है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट ट्रैक कर पा रही है कि बंदे ने क्या चेंज किया और क्यों किया। सही है। और रिवीजन में क्या होता था कि रिवीजन में वो डेटाबेस से ही वो डिलीट हो जाता था उनके डेटाबेस पे, और वो नया डेटा पंच हो जाता था। सही है। अच्छा, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है, वो जिस रास्ते से चल रहा है, क्या आगे सही चल रहा है या फिर कुछ बदलाव और होना जरूरी है चीज़ों को लेकर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि ये हमारे व्यू से टू द एक्सटेंट ये सही रास्ते में जा रहा है। अच्छा। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे देश में एक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर लो, तो हमारे देश में करीब करीब 8 करोड़ रिटर्न फाइल होता है, जबकि देश का पॉपुलेशन 150 करोड़ है। जिसमें किस्मत टैक्स पेयर हो सकते हैं कि कमाने वाले व्यक्ति तुम्हारे 40 करोड़ के आसपास होंगे। सब लोग तो कमाते हैं नहीं, 40 करोड़ लोग कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी 40 करोड़ कमाने वाले में से रिटर्न फाइलर सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं। मतलब 2% के आसपास, मतलब कमाने वालों में से 20% के आसपास। अच्छा, 40 करोड़ में 8 करोड़, वो 20% के आसपास। हाँ, 20%। टोटल पॉपुलेशन अगर 150 करोड़ काउंट करते हैं तो वो करीब करीब 5% बैठता है। ठीक है। मुद्दा क्या है? ये स्ट्रीमलाइन तब तक नहीं होगा जब तक टैक्स बेस बढ़ा नहीं होगा। मतलब टैक्स बेस जब तक टैक्स पेयर छोटे रहेंगे, छोटे ग्रुप्स के लोग रहेंगे, तब तक गवर्नमेंट के साथ मजबूरी है कि वो उनके पास रेवेन्यू स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और गवर्नमेंट का अभी इंपॉर्टेंट फोकस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, इसलिए उनको पैसा चाहिए। इसलिए कभी वो डाइवर्समेंट अपनाते हैं, कभी टैक्स कलेक्शन बेस को बढ़ाने के लिए कुछ लॉ लगाते हैं, तो वो इस दिशा में। अच्छा। तो अगर टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन होना है तो गवर्नमेंट का पहला फोकस होगा कि वो किस तरीके से टैक्स बेस में जो कवर लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और ये जब तक संख्या बढ़ेगी नहीं, तब तक वो टैक्स बेस जो अभी का टैक्स पेयर, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उस पर लोड कम नहीं होगा, और तब तक वो स्ट्रीमलाइन संभव नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूं? अभी क्या हो रहा है, जैसे हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट की भी उम्मीद रहती है कि इन्हीं से वसूलो। ये फैक्ट है, कोई बोले ना बोले, मैं ये चीज क्लियर कट मानता हूं कि जो लोग टैक्स देते हैं उन पे ही ज्यादा सितम होता है। मतलब इंक्रीमेंट भी हर साल टैक्स आप ही बढ़ाइए, उन्हीं से इंक्रीमेंट की उम्मीद की जाती है। क्यों नहीं बिजनेस बढ़ रहा है। सही है, ठीक है ना। खैर, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाए, जैसे अभी नया नया इंफॉर्मेशन AIR लाया गया है, ऑल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है AIS लाया गया है। उसके बाद एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वो लाया गया है, और बहुत सारे सिस्टम्स है, SFT जैसे था। तो बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स आया है जिसके कारण से बहुत सारे लोग टैक्स बेस में पकड़े जा रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि टैक्स पे पहले, आज से 5 साल पहले अगर हो गए तो 5 करोड़ रिटर्न फाइल होता था। आज के जमाने में 8 करोड़ है, तो 3 साल में आपका 50% के आसपास का ग्रोथ है फाइलिंग में। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इंप्रूवमेंट मेजर अपनाया और बहुत सारे लोगों को टैक्स के दायरे में लाया। आज जो आप गवर्नमेंट, पहले क्या था, आपका टैक्स स्लैब 2018 के आसपास में क्या था, 2.5 लाख का इनकम, 2.5 लाख के इनकम पे एग्जेम्पशन था, उसके बाद 5%, फिर 5 से ऊपर 20%, ऐसा करके टैक्स स्लैब चल रहा था। आज के जमाने में एटलीस्ट इतना तो कर दिया गया है कि 7 लाख तक इनकम वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं लगता है। ये इस 24% तक? अच्छा, मैं सिर्फ ये बोला कि 7 लाख तक के नीचे वाले इनकम वालों को टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद लगने पर कुछ रिबेट है, उसके बाद फिर फुल काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो बात एक अलग है। लेकिन एटलीस्ट 7 लाख के नीचे तो गवर्नमेंट का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो लोग कमाते हैं वो खुल के आगे आइए, हम आपसे उतना वसूलेंगे नहीं। पहले के जमाने में मैनुअल इंटरवेंशन था ऑफिसर्स का, तो उस केस में स्क्रूटनी में भी लफड़ा हुआ करता था। लफड़ा हुआ था मतलब आप कितना भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर लीजिए, आपको ऑफिस में जाके बात ही करनी है। आज के जमाने में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चेंजेस लाया जब उन्होंने फेसलेस कर दिया। असेसमेंट फेसलेस है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे केस में देखा है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अगर आप सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो वो 0 पे ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। तो और जो लॉजिकल है वो तो ऑब्वियसली उनको लगाना ही चाहिए, क्योंकि लगाना उनका काम है। तो इन सब मामलों में हम अभी बोलेंगे तो टैक्स सही दायरे, इनकम टैक्स सही दायरे में जा सकता है। कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है इनकम टैक्स या जीएसटी में। इनकम टैक्स में क्या चीज चेंज करना है? अभी जैसे आप फॉर्म्स के कैटेगराइजेशन में चलते हैं, तो सैलरी वालों के लिए स्पेसिफिक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी वाला प्लस फॉरेन इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम के लिए 2 कर दिया गया, वो ठीक है। कैपिटल गेन वगैरह वगैरह, तो वो 2 ठीक है, चलेगा। अब आई 3 फॉर्म्स है। एक बिजनेसमैन जिसके पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, अच्छा ठीक है, उसके लिए 3 लाया गया है। और 4 है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है और जिसके पास एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है, उसके लिए 4 है। तो 3 पे क्या है, बहुत सारा ऐसा डिडक्शंस है या बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है जो खत्म हो चुका है, लेकिन आज तक वो हटा नहीं है। वो अभी भी कैरी कर रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कंपनीज के लिए, 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, या 6 फर्म देख लेते हैं, या 7 फर्म देख लेते हैं। अब ट्रस्ट के बारे में हम बात करें तो ट्रस्ट बहुत सारी कैटेगरीज का होता है, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए था, वो स्पेसिफिक कर देना चाहिए था कि पर्टिकुलर अगर आप चाहो तो आपके पर ये प्रोविजन से एप्लीकेबल है, तो आप इस प्रोविजन को सिलेक्ट करिए, आपका सिर्फ उतना ही फॉर्म खुलेगा, बाकी बात नहीं खुलेगा। और उतना का डिडक्शन या कुछ भी, बस उतना आपको भरने की जरूरत नहीं है, बस उतना शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भरिए। दूसरा, खैर गवर्नमेंट इस दिशा में ट्राई कर रही है, बहुत अपग्रेडेशन आ रहा है, वो चेंजेस कर रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में हमने देखा है इनकम टैक्स में कि वहां पे क्या होता है, जो अभी प्रीफिल्ड सिस्टम गवर्नमेंट ने अभी लाया है, प्रीफिल्ड सिस्टम वहां भी है, वहां पे सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया रहता है। अच्छा, आप उसको एक्सेप्ट करिएगा तो वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, रिजेक्ट करिएगा तो वो इनकम से आपका हट जाएगा, और रिजेक्ट करिएगा तो आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। रिजेक्ट करते हैं तो हाँ, तो जैसा कि अभी गवर्नमेंट अभी जैसे प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सुने होंगे, वो आ रहा है। तो ये सिस्टम अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर लेती है तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बात, इंडिया में टैक्स कंसल्टेंट्स की बहुत कमी है। अच्छा, सही या फिर है ही? अब टैक्स कंसल्टेंट भी बहुत सारे तरीके मिलेंगे। एक कुछ ऐसे हैं जो 2-4 दिन या यूट्यूब वाला ज्ञान लेके चल रहे हैं, मतलब 90% वही लोग हैं जो यूट्यूब वाले ज्ञान से लेंगे। और दूसरी बात है कि लोगों को उन्हीं पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, हम लोगों के प्रोफेशनल्स के पास कम आएंगे वो लोग। अब क्या हो रहा है, वो लोग आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पे राज कर रहे हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से मिलता है, तो उनके फाइलिंग करने का तरीका भी इतना गंदे तरीके से होता है कि अगर वो गलती से वो स्क्रूटनी में आ जाए तो उनको लंबा चूना लगाया जा सकता है, नुकसान अच्छा हो जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को, या नहीं तो एक जैसे बहुत अच्छा कंसेप्ट था टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स का। अच्छा, लेकिन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स में भी लास्ट टाइम हमने एक न्यूज सुना था कि वो लोग भी गलत कर रहे थे। अब मतलब गलत क्लेम करा रहे हैं, जबरदस्ती का रिफंड करा रहे हैं,
तो उन सब में गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिससे हम लोग एक्चुअल में टैक्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकते थे। Okay. लेकिन यहाँ पे लोगों में एक सबसे बड़ी बुराई क्या है ना, कि कोई भी चीज अगर अच्छाई आता है तो उससे पहले उसमें बुराई ढूंढना शुरू करते हैं कि कहां से हम उसको कट कर सकें। Loopholes. और इसी के चक्कर में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सीमलेस क्रेडिट, सब कुछ मिल रहा है आपको, इवन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल रहा है। फिर भी मैक्सिमम केसेस में, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के केसेस में आपको, या फिर बहुत सारे केसेस में जब जैसे गवर्नमेंट रेड करती है तो बताया जाता है कि इस कंपनी ने 1,000 करोड़ का आईटीसी फ्रॉडुलेंट क्लेम किया है। तो ये कहां से आ रहा है? ये मेंटलिटी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक ये स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता है, और गवर्नमेंट एक्ट कर भी नहीं सकती। अच्छा, कैपिटल गुड्स का जो बात किया, क्या कैपिटल गुड्स में देना चाहिए आईटीसी? मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? मिलना इसलिए चाहिए कि अगर हम, आपका कंसेप्ट है कि आपको टैक्स में, आप जो टैक्स पे किए हैं वो उसका बेनिफिट आपको दिया जाना चाहिए। हम एक मशीन लगाते हैं, कुछ कुछ, अब जैसे एक सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर में मेरा मैक्सिमम खर्चा होता है सिस्टम पर, और उसमें ह्यूज में टैक्स जमा किया रहता हूं। तो वो मैंने टैक्स तो अल्टीमेटली जमा कर दिया पहले, तो हमारा अधिकार है कि मैं उस टैक्स को क्लेम करूं। अब जैसे मैं एक ऑफिस क्रिएट कर रहा हूं, सपोज 20 लाख रुपए का फर्नीचर और इंस्ट्रूमेंट में मैंने खर्च किया, 20 लाख में ऑलमोस्ट 18% के रेट से टैक्स होते हैं, तो 4 लाख रुपए के आसपास मैं आईजीएसटी और या सीजीएसटी एसजीएसटी मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुका हूं। खरीदते समय। तो अगर मैं वो दे चुका हूं और आप उसका क्लेम नहीं देते हैं, हम अल्टीमेटली जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को यूज करके तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो क्या मैं सर्विस प्रोवाइड कर पाता? नहीं कर पाता। तो मैंने उसको बिजनेस के लिए यूज किया ना, तो मेरा अधिकार है कि मैंने उस पे जो टैक्स क्लेम दिया है वो क्लेम करूं। कई लोग कैपिटल गुड्स के तौर पे पर्सनल कार, पर्सनल फोन। नहीं, उसमें सेक्शन 17 एक सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट में, उसमें स्पेशली बताया गया, 17(5) है एक्चुअली, उसको ब्लॉक्ड क्रेडिट हम लोग कहते हैं। उसमें 5-6 आइटम्स है जो स्पेसिफिकली उसमें बोला गया है कि आपको किसी भी कीमत पे वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे पर्सनल कार हो गया, बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो उस पर आईटीसी नहीं मिलता है, चाहे आप कोई भी रहो, एक्सेप्ट कि आप सेम बिजनेस से डील ना कर रहे हो। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर सकते हैं। अब हम अपना ऑफिस बनाने के लिए अगर बिल्डिंग बना रहे हैं और कहेंगे कि नहीं हम उसका आईटीसी क्लेम करेंगे, तो हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑफिस बनाने के लिए बिल्डिंग बना रहा है तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई फैक्ट्रीज बना रहा है उसके लिए अगर वो बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको भी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी सिर्फ उस पार्ट का मिलेगा जो आपका कैपिटल है बट मूवेबल है। तो मतलब अगर बिल्डिंग में फर्नीचर हो, लाइट्स हो, फर्नीचर्स का मिल जाएगा। हाँ। जो भी आपका डिटैचेबल है और इजीली मूवेबल है, ओके, जनरल सेंस में अगर समझे तो वो मिल जाएगा। अब जैसे लिफ्ट का नहीं मिल देता है, कि ऐसे इसमें डिस्प्यूट है, बट जनरली नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लिफ्ट जो है ना, उसका आधा पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन के साथ इनबिल्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसको हम मूवेबल इजीली मूव नहीं करा सकते, इसलिए उसका नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ लोग क्लेम कर लेते हैं, तो खैर हम इस डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोगों का अपना अपना मामला है, लेकिन हमारे व्यू से नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, एक नया सेक्शन अभी जब से यूट्यूब आया है तो एक नया बिजनेस सेक्शन आया है यूट्यूबर्स का, ठीक है, हम भी आ रहे हैं, तो क्या हमारे केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है या नहीं लेना चाहिए? जैसे अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ट्रैवल करने के लिए वो कार्स खरीदता है, बाइक्स खरीदता है, तो क्या उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट होना चाहिए? फिर उनमें कब जीएसटी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं जवाब इस तरीके से देता हूं। जैसे आपने कहा कि आपको आईटीसी क्लेम करना है, जैसे बैग्स है या इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा है, इन सब पे बिल्कुल आईटीसी मिलेगा, सब्जेक्ट टू कि आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स चार्ज करना है, उस पर टैक्स पे करना है। रेवेन्यू तो अगर, हाँ ठीक है, आप सपोज यूट्यूब से अर्न कर रहे हो, तो यूट्यूब, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पैसा किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अगर डॉलर में आ रहा है, इसका मतलब आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करा है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा। आईटीसी अलाउ नहीं होगा? नहीं आएगा।
ठीक। क्यों? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को, उसको जीरो रेटेड में हम लोग काउंट करते हैं। उसमें दो कंसेप्ट है। आइदर क्या होता है, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आता है, लेटर ऑफ आप अंडरटेकिंग फाइल करिए तो वो आप एग्जेम्प्टेड में शो कर सकते हैं। अच्छा। या फिर आप अगर टैक्स जमा कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट रिफंड मिलेगा, इसको जीरो रेटेड बोला जाता है। तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में आपको टैक्स वहां पे नहीं लग रहा है। दूसरा बात क्या है, वो मैंने बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में एग्जेम्प्ट किया गया है, तो वो तो आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो फिर कुछ करने का उसमें है नहीं। मतलब इसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ही नहीं, लिया ही नहीं जाएगा, आईटीसी लेंगे नहीं। लेना क्या है, वो तो आपको वापस ही दे दिया जा रहा है। नहीं, हम जैसे बता रहे कैमरा, आपकी टैक्स लायबिलिटी ही नहीं मिल रही है, तो आप यूटिलाइज किसके साथ करोगे? हाँ, तो वो वेस्ट हो जाएगा पूरा कंप्लीट। मतलब अगर वेस्ट नहीं है, अब आप समझो कि वो पैसा आप ही के पास पड़ा हुआ रह गया। अगर इन केस देखिए, रिफंड मिल रहा है आपको, यूटिलाइजेशन का पावर नहीं दिया जा रहा है। ओके, बात समझिए। जैसे सपोज कि आपने इस कैमरे को खरीदा, 100,000 रुपए का है, 100 रुपए उसमें टैक्स है। इन केस तो आप अगर आईटीसी जमा किए हो कुछ, तो आप चाहो तो उस आईटीसी को रिवर्ट बैक क्लेम कर लो। क्यों? क्योंकि आपका फाइनल गुड्स या फाइनल सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर है, और वो आपका जीरो रेटेड में, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो इधर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले फाइल कर दीजिए, या तो फिर आईटीसी क्लेम। मतलब हम अगर इन केस 1,000 रुपये में 100 रुपये टैक्स बन रहा है, अगर हम कैमरा खरीद रहे हैं तो 100 रुपये का आईटीसी क्लेम करके रिफंड करना है, रिफंड कर सकते, रिफंड लेना है। ओके, मतलब मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको, लेकिन बिजनेस में यूटिलाइज नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि फाइनल गुड्स जो है वो टैक्सेबल नहीं है। और कर भी नहीं सकता कोई। करना क्यों, जब आपको पैसा ऐसे ही वापस मिल जा रहा है तो फिर क्यों करना? सबसे बड़ा सवाल अभी आ रहा है ना कि इनकम टैक्स में कैलकुलेशन का कई स्लैब्स आ गए, ओल्ड है, न्यू रिजिम है। तो कॉमन बिजनेसमैन के लिए ना वो एक सरदर्द हो जाता है, क्या वो बिजनेस करे या टैक्स को कैलकुलेट करे, या समझे यूट्यूब को देख करके, या प्रोफेशनल के पास बैठा रहे बिजनेस करने के अलावा, क्या करे? मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें जितने भी मिडिल क्लास के बिजनेसमैन है, मतलब बिलो मिडिल क्लास में काउंट कर रहा हूँ, उन लोगों को ज्यादा सरदर्द करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। क्यों? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अगले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब अगले असेसमेंट ईयर से, उसने ऐसा प्रपोज कर दिया कि जिसका इनकम 12 लाख तक का है इस साल से, ओके, उसको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप टैक्स उस स्लैब में जाते हैं तो उस हिसाब से नॉर्मल जिनका टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ तक का है, उनको तो टैक्स नहीं ही लगेगा। तो ज्यादा सरदर्द करने का सवाल 2 करोड़ में क्या है, मतलब क्यों कहते हैं हम ऐसा कि नॉर्मली जो 2 करोड़ 3 करोड़ होते हैं वो होलसेलर रहते हैं। ट्रेडर के केस में बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के केस में नहीं बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का कंसर्न वो केस टू केस अलग हो सकता है, लेकिन ट्रेडर के केस में नॉर्मली उतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो 5% 6% उन लोगों का प्रॉफिट रहता है। तो 2 करोड़ में अगर 5% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली 10 लाख के आसपास का प्रॉफिट बनता है, तो उनका टैक्स लायबिलिटी अगले साल से जीरो हो जाएगी। ओके। दूसरा बात है कि इतना भी नहीं है, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम टैक्स का कंप्लायंस करना चाहते हैं तो आपको साल में एक बार करना है। तो उसके लिए एक दिन तो समय निकाला जा सकता है, उसके लिए कंसल्टेंट के पास बहुत ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। बात रहा यूट्यूब में आधे अधूरे ज्ञान मिलते हैं। हकीकत ये है, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं वो उतना ही बनाते हैं, कंटेंट यूट्यूब में डालते हैं जितना कि आप वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग हो, और जब नॉलेज की बात आएगी तो उसको वो कट कर देते हैं। फिर सर्विस लीजिए, फिर आप उनका पर्सनल सर्विस लीजिए। तो ये कहानी हो रही है, इसलिए यूट्यूब देखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो एक दिन बेसिक ज्ञान आप कंसल्टेंट से पूछ के भी ले सकते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन एक दिन जैसे कि साल के अंत में या जब भी टैक्सेशन ऑडिट करना हो या फिर रिटर्न फाइल करना है, उस दिन से पहले अगर पिछले साल भी अकाउंटिंग सबसे बड़ा इशू आता है कि एक बिजनेसमैन बिजनेस तो करता है पर वो अकाउंटिंग में मिस हो जाता है, उनके पास लिखा पढ़ी बहुत ख़राब होता है। कई लोग हैं जो बहुत अच्छे से करते हैं, जो समझते हैं उस पार्ट को, लेकिन बहुत सारा मैक्सिमम जो बिजनेसमैन है जो 1 करोड़ 2 करोड़ में भी सेल है उनका, तो उनको अकाउंटिंग लगता है कि वो मतलब बेकार तो नहीं है, लेकिन वो आलस क्रिएट हो जाता है या करना नहीं चाहते। ये हम एक तरीके से बोलें तो हमारे देश में सबसे बड़ी बुराई है। मैं बुराई स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मेंटलिटी है, हो जाता है। बिजनेस हम लोग अगर पुराने जमाने में सोचेंगे ना, जिसमें इतना एडवांस बिजनेस सिस्टम नहीं था, उस समय भी लोग लिखा पढ़ी करते एकदम थे। करते थे, सही बात है।
और लिखा पढ़ी इसलिए करते थे क्योंकि आपको वो सारा चीज याद नहीं रहेगा जो चीज आप पास्ट में कर चुके हो, इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बिजनेस का हिसाब किताब कर सकते हैं, आपको उसी से हिसाब रखना है, तो आपको अकाउंटिंग में दिक्कत क्या है? और करना ही चाहिए। करना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि इनकम टैक्स तो बाद की बात है, आप अपना मैक्सिमम एफर्ट, कोई भी एक बिजनेसमैन मैक्सिमम एफर्ट अकाउंटिंग में लगाइए। अकाउंटिंग में लगाने से एक फायदा क्या है, हमारे व्यू से आप जितना अकाउंटिंग में पैसा खर्च करते हैं वो अकाउंटिंग उसका 10 गुना आपको बचा के देगा, ये मेरा गारंटी है। कई बार देखने के लिए मिलता है कि किस पार्टी से पैसा छूट गया लेना, यूज में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हाँ, गलती से आप कहीं पे माल ले जा गए, माल भेज दिए, आपको पैसा नहीं आया, आपके दिमाग से मिसप्लेस हो गया, और आपको लिखे पता नहीं है, चल रहा है। लिखे नहीं है। आप अकाउंटिंग में कितना खर्च कर लोगे? दूसरा बात, आपके पास हिसाब किताब नहीं है। मान लीजिए सपोज आपने किसी को दिया, वो पैसा वापस नहीं कर रहा, अब आपको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, तो आपके पास जब तक हिसाब किताब नहीं रहेगा तो कानूनी कार्रवाई क्या करिएगा? तो इन सब चीजों के सेंस में भी हम टैक्सेशन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कम से कम बिजनेसमैन अपनी भलाई के लिए तो एटलीस्ट वो कर ले, अकाउंटिंग कर ले। तो लोगों को अकाउंटिंग पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उसी अकाउंटिंग से इनडायरेक्ट टैक्स और फाइनल में जाके डायरेक्ट टैक्स की बात आती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई मतलब 3-4 स्टाफ रखे हुए हैं, तो उनका भी जो पेमेंट हो रहा है ना, तो कच्चा में करते केस में या फिर पक्का में, जो भी करते हैं, जो ये करना चाहिए पक्का में, तो वो उनका भी खर्चा वो ले नहीं पाते, तो अपने एक्सपेंसेस नहीं दिखा पाते क्योंकि लिखते नहीं है। पहले देश में क्या होता था, मैं अगर स्ट्रिक्टली बोल दूं, बोलना नहीं चाहिए बट मैं स्ट्रिक्टली बोल दूं, तो पहले देश में क्या होता था कि कंसल्टेंट पूछ लिया करते थे कि आपको कितना इनकम दिखाना है। हाँ। और आज भी हो रहा है बहुत जगह केसेस में, कितना इनकम दिखाना है, वही प्रैक्टिशनर है। और उसी हिसाब से बैक कैलकुलेशन करके वो अपना उसका फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया करते थे। एकदम। तो उनको एक्चुअल से तो कोई मतलब ही नहीं है, और अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिटर्न फाइल करने वाला है वो अपने मन से साल भर का पूरा खाका बना के दे दिया कि भैया ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तुम्हारा, और ये पर्टिकुलर तुमने इतना पैसा पेमेंट करना है, कर बस हो गया तुम्हारा काम। और कल को लोन लेने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे, लोन वाले बोलेंगे तो बढ़ा के इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे ये कर रहे हैं कि आप अपने ग्रोथ में एक सबसे बड़ा पहाड़ क्रिएट कर रहे हैं। आपको ग्रोथ करना है, कल भविष्य में आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट डालना है और आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि इस पार्टी को लोन दें या ना दें, या आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट है या ना है। तो ये चीज क्लियर करने के लिए एटलीस्ट रखना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। उनके मन में एक कंफ्यूजन भी रहता है कि क्या जेन्युइन दिखा दे, सब दिखा देता होगा, क्या नहीं दिखाता होगा। ये एक सवाल होता है मैक्सिमम बिजनेसमैन का, जो ये अकाउंटिंग को नहीं समझते हैं, समझना नहीं चाहते। हमारे व्यू से इस तरीके का कंसेप्ट जो है आजकल छोटे क्लासेस में ज्यादा हो गया है। मतलब एक बिजनेस लेवल जो, मतलब जो पुराने जमाने के हैं उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में दिक्कत आती है, या वो उस चीज में ढलना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के पास ये चीज ज्यादा है। लेकिन अब धीरे धीरे जो यंगस्टर्स बिजनेस कर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और वो धीरे धीरे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जीएसटी तो कई साल हो गए आए हुए, आई थिंक 2017 से आप बता रहे थे, तो 2017 से आज हो गए लगभग 8 साल, है ना। तो 8 साल में जो चेंजेस आ रहा है, या फिर हर साल कुछ ना कुछ अपडेट आता है, बिल्कुल। तो क्या सही चेंजेस आ रहा है या फिर और भी कुछ स्पीड में आना चाहिए? इसमें क्या राय है आपका? मैं इस पे एक एग्जांपल्स दे रहा हूं। अब क्या हो रहा है ना, जब हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं, तो जैसे ही शिफ्ट किए तो फर्स्ट दिन में वो सारी सुख सुविधाएं आपको नहीं मिलती है जो आपका एग्जिस्टिंग घर में ले रहे थे। अब क्या होता है, रहते रहते आपको पता चला कि नहीं, यहाँ पे एक अलमीरा का कमी है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अलमीरा बना लेते हैं। फिर आपको समझ में आया कि नहीं, बाथरूम में दिक्कत आ रहा है, तो वहां पे एक टब लगा ले रहे हैं। मतलब इस तरीके से जैसे आपको नीड जरूरत पड़ी उस तरीके से आप चेंजेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए फ्रेश पॉइंट था। अच्छा। इंडिया पहली बार इतने मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्सेशन स्कीम में गया था। तो जब इस तरीके का मेजर टैक्स रिफॉर्म्स होता है
तो उस केस में ये तो होना लाजमी था कि इतने बड़े टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक लोगों में ये पहले तो डर होगा, ऑफिसर्स के लिए भी नया, डिपार्टमेंट्स के लिए भी नया, कोऑर्डिनेशन में नयापन, सब कुछ नया, तो तकलीफ तो थोड़ी होनी ही थी। धीरे 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 जब गवर्नमेंट ने उस एक्ट को इंप्लीमेंट करा तो पता चला किसी को इस चीज में प्रॉब्लम है, कभी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कभी आईटीसी का इशू है। तो इन सब चीजों को लेकर धीरे धीरे गवर्नमेंट को जब समझ में आया कि नहीं यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन ला के हर बार वो उसको ठीक कर रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको स्ट्रीमलाइन करने की, बट बहुत सारे केसेस में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहा है। एग्जांपल्स में बताता हूं। जैसे आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे जीएसटी जो है वो 2 लेवल पे कलेक्ट होता है, एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पर्टिकुलर एक टैक्स पेयर को 2 डिपार्टमेंट से सेम नोटिस सर्व हो रहा है। अच्छा, मतलब अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तो सेंटर भी इंक्वायरी कर रहे हैं, स्टेट भी इंक्वायरी कर रहे हैं। जबकि एक्ट में ये क्लियर कट है और गाइडलाइंस में, इवन सर्कुलर्स में ऐसा लिखा गया है कि अगर इंटीमेट कर दिया जाता है तो वो आराम, आप उसको दोनों जगह से कैरी ना करें, एक जगह पे करें। अच्छा, लेकिन ऑफिसर्स ये नहीं समझते हैं। लेकिन ऑफिसर को पता कैसे चलेगा कि दोनों तरफ से हो रहा है? मतलब ये चीज हाँ, आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्म करेगा हाँ, कि मेरा सिमिलर केसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में मेरा कैरी कर रहा है। तो टैक्स पेयर डिसाइड करेगा कि इसको जवाब देना है? नहीं, डिसाइड नहीं करेगा, वो एक्चुअली अपना जुरिस्डिक्शन चेक करेगा कि मेरा जुरिस्डिक्शन कहां पे फॉल कर रहा क्लोज है। कौन है, सामने कौन है? जुरिस्डिक्शन, आप हाँ। प्रोफाइल चेक करिएगा तो वहां पे जुरिस्डिक्शन दिखता है। अच्छा, अगर जुरिस्डिक्शन उनका स्टेट है तो अपने सारी कंप्लायंसेस वो स्टेट में करेंगे। अगर उनका सेंटर है तो स्टेट को ड्रॉप करके वो सेंटर में करें। अच्छा, ठीक है। नहीं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें कि किसी भी शहर में वो है और उनका जुरिस्डिक्शन आ रहा है स्टेट के लिए उस जगह पे, तो वो स्टेट को प्रेफर करेगा, और अगर सेंटर आएगा तो सेंटर को प्रेफर करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हर जिला में आपका सेंटर भी है और स्टेट में भी है। हर शहर में, हर गांव में सेंटर स्टेट दोनों है। फिर ये जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है जीएसटीएन पोर्टल। ओके, वो सिस्टम डिसाइड करता है कि किस फाइल का जुरिस्डिक्शन कहां पे है। अच्छा, ठीक है ना? तो वो आप अपने प्रोफाइल में जाके चेक करिए कि वो आपका जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है ना? जो जुरिस्डिक्शन ऑफिसर्स है आपको उनसे कांटेक्ट करना है, ना कि स्टेट से करना है। ना स्टेट से करना है ना सेंटर से करना है। आपसे, आपके पास अगर स्टेट्स की कोई क्वेरी आती है तो आप उनको लेटर दीजिए क्लियर कट लिख के कि मेरा सिमिलर केस जो है वो सेंटर में पेंडिंग है और ये मेरा जुरिस्डिक्शन सेंटर है, इसलिए हम सारा कंप्लायंस सेंटर कर रहे हैं। तो स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको इंटरवीन करे। मतलब एक और चीज हो सकता है कि अगर जो पहले आया हम उसके साथ बात कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते हम। नहीं है। ये नहीं करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, उस केस में परेशानी होगी आपको। अच्छा, प्रॉब्लम जो आ रहा है ना स्मॉल बिजनेसमैन को और एमएसएमई को, बहुत सारी बातें होती है एमएसएमई को लेकर के, लेकिन जो इम्पैक्ट है जीएसटी का एमएसएमई के लिए, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर का इशू है, तो कभी पैसे में अकाउंटिंग का इशू है, या फिर बिलिंग का इशू है कि बिल कैसे सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, परचेज बिल उनके पास है कि नहीं। तो एमएसएमई के लिए जीएसटी कितना इम्पैक्ट कर रहा है? सही है, अच्छा है? एमएसएमईज के लिए अभी क्या हो रहा है ना, मेन इशू जो है वो कंप्लायंसेस का है एमएसएमईज का। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब कोई प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी अब अच्छा है, स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है टेक्नोलॉजी में। मेन कंसर्न है कंप्लायंसेस का। जितने भी एमएसएमईज है, एमएसएमईज का तो डेफिनेशन बहुत बड़ा है। अब जैसे एमएसएमईज में आप 500 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को काउंट करने लगे हैं। अच्छा, 500 करोड़? 500 करोड़ तक। तो हम एमएसएमईज उस 500 करोड़ वाले के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि जिनका आप 5 करोड़ से ऊपर भी ट्रांजैक्शन है तो वो लोग ठीक है, उनको दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है लोअर क्लास वाले जो एकदम माइक्रो सेक्टर से जुड़े हुए। मतलब कहां से कहां तक? आप टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ के नीचे वाले जो हैं उनके साथ इशू है। उनके पास ही काउंटिंग सिस्टम वो डेवलप वो नहीं कर पा रहे। उनके पास अगर वो कंप्लायंस सिस्टम जिस दिन डेवलप हो गया तो उनको भी ये सिस्टम अच्छा लगेगा। पर वो मतलब वही सेम चीज वो करना बस, उनका मेंटालिटी। लेकिन उनको ये मेंटली चेंज लाना होगा कि हम इसको बदलें। और जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हम उसके अडॉप्टिव नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जीएसटी कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यहां पे मैनुअल कोई भी चीज नहीं है। जो लोग मैनुअल करते हैं वो आज भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और मैनुअल 100% सही हो ही नहीं सकता है। हम्म, पर क्या सिस्टम सही हो सकता है? हाँ, हो सकता है मे बी। क्या? कंप्यूटराइज सिस्टम से ही आप कर पाओगे। अल्टीमेटली क्या है, जैसे उसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज है, आप गुड्स का एचएसएन मेंशन करना है, तो एक किराना दुकानदार, अब उनके लिए प्रॉब्लम भी है, मैं बता रहा हूं। अब जैसे जो एक दुकानदार है, एक सिंपल दुकानदार, उनका सेल 1 करोड़ 2 करोड़ होना आज के जमाने में बहुत बड़ा बात नहीं है। अब एक दुकानदार के पास अगर आप आइटम्स काउंट करोगे तो कम से कम उनके पास 500 तरीके का आइटम्स होता है। अब उतने सारे आइटम्स को अगर वो रिकॉर्ड करने जाएंगे मैनुअली तो उनके लिए सरदर्द है। एकदम। तो मैनुअली, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैनुअल उनसे संभव नहीं है, अगर वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आपको जो है वो किसी भी कीमत पे कंप्यूटर सेक्टर में आना ही पड़ेगा, और कंप्यूटर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनसे टैक्स का कैलकुलेशन सही हो सकता है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन सही हो सकता है। अब आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी अकाउंटिंग पैकेजेस है जो डायरेक्ट आपको रिटर्न ही डाउनलोड करके दे रही है और कह दिया कि आप पोर्टल पे अपलोड कर दो। अभी जैसे न्यू चेंजेस आया था लास्ट मंथ में, कि आपको इनवॉइस नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। अच्छा। तो आप मैनुअली नहीं डाल सकते हो, संभव नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप मैनुअल करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितना इनवॉइस काटे हो। उसमें सिर्फ मैं इनवॉइस का बात करूं, उसमें 12 या 13 कॉलम्स है जो आपको फिलअप करना है। अब जैसे मनी रिसिप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर्स है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, बहुत सारे केसेस है। इतना सारा मतलब ऑप्शंस है, तो मतलब स्मॉल बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन बात है कि सब चीज सारे के ऊपर एप्लीकेबल है नहीं। अच्छा। और अगर आप एक बार स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि वो सारा कंप्लायंस तो आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है, आप तो कर ही नहीं रहे हो। आपको सिर्फ प्रॉपर अकाउंटिंग करा देना है, सही से एक अकाउंट के लिए आपको रेडी होना है, रेडी होना है कि आप एक प्रॉपर अच्छा अकाउंटेंट रखो और अकाउंटेंट से वो काम करा लो। वो अल्टीमेटली आपका सारा काम कर देगा, फिर आपको रिटर्न देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग को देखना है, रिटर्न तो ऑटोमेटिक सही होगा। सही बात है। अच्छा, भारत का अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है या कर सकता है, या कैसे करेगा, चाहे वो गैप हो या IFRS की तरफ? हाँ। पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करती थी। वो गवर्नमेंट से उनका अप्रूवल होता था, गवर्नमेंट अप्रूव करती थी, वो इम्प्लीमेंट हो जाता था। फिर जब धीरे धीरे इस तरीके की बातें आने लगी कि हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करना है, तो फॉरेन में जो सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलता था उसको हम लोग IFRS बोलते थे। अब क्या हो रहा है, भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था उस समय IFRS से मैच नहीं करता था, गैप था उसमें बहुत सारा। उस वक्त? किस वक्त? 14 के पहले या 17 के पहले? मतलब ऑलमोस्ट 14 के पहले, 14 नहीं 10 के पहले भी बात करो, पूरा अंतर था। धीरे 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 जब बहुत सारी मीटिंग्स हुई, एक ग्लोबल कमिटी बनी, वहां पे डिसाइड हुआ कि धीरे धीरे लोगों को एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। लोगों को नहीं, मतलब कंट्रीज को, जितनी सारी कंट्रीज हैं वो एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी, जिससे कि किसी भी कंपनीज को ग्लोबल बिजनेस में जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट था और इंडिया ने एक्सेप्ट किया था। अब प्रॉब्लम क्या आई कि IFRS को इंडिया में अडॉप्ट करना चाहिए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही IFRS की तरह कन्वर्ट कर देनी चाहिए। हाँ। डिसाइड हुआ कि हम लोग कंप्लीट IFRS को अडॉप्ट ना करके हम इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको हम IFRS के तर्ज पे कन्वर्ट कर दें, जिसका अभी हम लोग नाम देते हैं इंड AS। इंड AS? हाँ, इंड AS बोलते हैं। तो आप जैसे पर्टिकुलर आप लीज के बारे में बात करते हैं, लीज के लिए जो IFRS स्टैंडर्ड है सेम इंडिया में भी है। क्या? जैसे डिट्टो प्रोविजंस जो है जो वहां पे है, लीज का डेफिनेशन, ऑपरेशनल लीज, और उसके बाद जितनी भी सारी प्रोविजंस है, किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, जो IFRS में प्रोविजन है सेम प्रोविजन आपका इंडिया में भी है। ओके। मतलब इंड AS में IFRS कुछ कुछ बातों पे स्ट्रिक्टली बात करती है, जैसे एग्रीकल्चरल के बारे में।
इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर कोई इंडेस नहीं बनाया गया है स्टिल। बात आई जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोगों का यहाँ पे आरबीआई एक्ट हो या इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए एक्ट है, इन चीजों को कंप्लाई करना पड़ता है, वो चीज आईएफआरएस में नहीं है। यहां पे इंडेस में पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस को रिलेटेड, किससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं बनाया गया है। यहां पे लोकल एक्ट जो है वो एक्ट वहां पे काम करता है। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है ना। तो बस बेसिकली इन सब चीजों का अंतर है। बाकी ऑलमोस्ट हम अगर परसेंटेज वाइज बोले तो लगभग 90% आपका आईएफआरएस और इंडियन इंड एएस जो बनाया गया है वो मैच करता है। 10% में इन्हीं सब कुछ कुछ आइटम्स पे डिफर है। सारी चीज को तो एक्सप्लेन करना तुरंत संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताया। हाँ ठीक है, तो हो सकता है शायद उसमें हम लोग के लिए अच्छा के लिए नहीं किया गया होगा। ऑब्वियसली। अच्छा, भारत में जितने भी कंपनीज है, चाहे वो एमएनसी हो या इंडियन कंपनी है, तो इंडियन तो एमएनसी भी हो सकती है, खैर ठीक है, एमएनसी हो या फिर डोमेस्टिक काम करने वाली कंपनीज है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को कैसे अडॉप्ट कर पाएगी? मतलब नहीं, अब इस बात में मैं आपको इंटरवीन करता हूं। हमारी जितनी सारी इंडिया में कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, या लोकल लेवल पे काम करे या बड़े लेवल पे काम कर रही है, वो उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब MNCs उनका अंदर में जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो उस कैटेगरी का फॉलो ऑलरेडी कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो अभी आप 4 दिन पहले का एक न्यूज सुने होंगे कि टाटा मोटर्स ने लिवोको जर्मनी को एक्वायर कर लिया। उसमें 27% या 28% स्टेक उन्होंने 2.3 बिलियन पाउंड में शायद उन्होंने परचेज किया। वो अमाउंट कंसर्न नहीं है, बट उन्होंने खरीदा है। तो अब इंडियन कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन की कंपनी को एक्वायर कर रही है। या फिर बहुत जैसे आप सुने होंगे कि आपका जिंदल जो है, जिंदल ग्रुप, ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप एक ई व्हीकल कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है। ओके, शायद एमजी के साथ। तो उन कंप्लायंसेस को फुलफिल कर पा रहे हाँ, हैं। तो वो उस कंप्लायंस को फुलफिल कर रही है, तब वो कर पा रही है। अगर वो नहीं कर पाती तो तुरंत, अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन में सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे ई क्लर्क सर्विसेज, वो सिर्फ फॉरेन सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उनकी बहुत सारी सब्सिडी, टाटा स्टील आपकी सब्सिडरी यूके में भी है, तो ये ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं, तब वो ग्लोबली काम कर पा रही है। तो ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि हमारी कंपनीज फॉरेन स्टैंडर्ड्स को मतलब अडॉप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ऑलरेडी कर रही है। हमारा इंड एएस आईएफआरएस से अच्छा है। ओके, हाँ, हमारे लिए तो मतलब अच्छा है, इंडस्ट्री वाइज अच्छा है, हम लोगों को ज्यादा समझ में आता है। इवन हम लोग, हमारे जैसे ही कंप्लायंस करने वाले लोग बाहर में जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, सीए के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज? कोई चैलेंजेस नहीं है। एक अच्छा सीए, मतलब अगर वो भारत में प्रैक्टिस कर सकता है तो पूरा विदेश में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स बताऊंगा। दुबई में जब पहली बार वैट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया था, तो दुबई में जो भी वैट सिस्टम में इंप्लीमेंट करने वाले थे, उसकी मेन कमिटी में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही दुबई में वैट को सक्सेसफुल बनाया। वैट क्या मतलब सेम हमारी तरह था कि हाँ, 14%, 18%? मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंसेस है वहां पे या सेम उनका। है? हाँ, वहां पे टैक्स रेट का डिफरेंसेस है, कंप्लायंसेस का सेम है, क्योंकि वो अरब कंट्री है, वहां पे रेवेन्यूज का कुछ अलग मैटर है, तो वो लेकिन कंप्लायंस कराने वाले वो जो थे वो इंडियन थे। ओके, आज भी प्रोफेशनल्स, मतलब भारत के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अरब कंट्री में अच्छा नाम कमा करके रखे हुए हैं। अच्छा, देखने के लिए मिलता क्या है कि स्टेट और सेंटर में जो कॉमन फ्रिक्शन होता है, ठीक है, हाँ, ये मुझको यहाँ टैक्स मिलना चाहिए, या फिर डुअल टैक्सेशन सिस्टम है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स करता है। अगर एक सवाल देखा जाए, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ में एक और दीजिएगा कि जिस तरह हम एसजीएसटी को यूटीजीएसटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी के लिए यूटीजीएसटी हो जाता है और स्टेट के लिए एसजीएसटी हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट को इसी तरह करते हुए उनको सिंपल सा एक बार अगर 18% लगाना है या 12% लगाना है किसी टैक्स पे, तो सिंपल सा 12% टैक्स कैलकुलेट करे, वो झारखंड से बिहार जाए या फिर बिहार से महाराष्ट्र जाए, तो एक सिंपल से जीएसटी 18% ले, क्योंकि वो 3 कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि स्टेट जीएसटी में एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी अलग अलग चीज़ को सोच करके उसको करना पड़ता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए भी आसान हो जाए क्या? दोनों चीज़ बताइए, एक कॉमन फ्रिक्शन
और ये जीएसटी को डुअल जीएसटी नहीं, देखिए ये इसलिए ऐसा रखा गया है कि पहले भी क्या सिस्टम हुआ करता था कि जो सीएसटी कलेक्ट होता था तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, उस रेवेन्यू का सर्टेन पार्ट स्टेट से शेयर करती थी। क्योंकि अगर ये टैक्सेशन स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, क्योंकि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, हम बाकी कंट्रीज से इंडिया का कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसलिए नहीं कर, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन का पावर हर स्टेट में भी अलग है और सेंटर में भी अलग है, ठीक। अब जब हम कलेक्शंस की बात करते हैं, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम हम लाना चाहेंगे तो सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको उसके हिस्से का टैक्स उसको अलग करके देना पड़ेगा, नहीं तो वो 100% वो सेंट्रल पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सेंटर डिवाइड नहीं कर सकती अपने खुद ही खुद अपने पोर्टल में? नहीं, करने का तो कर सकती है, लेकिन उस चीज को ही डेवलप करने के लिए ये रखा गया था। अब जो आईजीएसटी कलेक्शन आता है तो पहले क्या, अभी जैसे जीएसटी कंपनसेशन सेस था, तो कंपनसेशन सेस क्या था, कंपनसेशन सेस ये उसलिए लाया गया था कि पहले क्या होता था, सारे स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे थे कि हम ओल्ड सिस्टम से कंटिन्यू करें न्यू सिस्टम में। तो इस चीज को करने के लिए कि आप आइए, आपको रेवेन्यू में जितना लॉस होगा हम कंपनसेशन करेंगे आने वाले 5 साल तक, जो बाद में एक्सटेंड करके 2025 कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने ये चीज कहा है कि आपको इस रेवेन्यू से आने वाला जितना नुकसान होगा मैं आपको अलग से कंपनसेट करूंगा, इसलिए वो कंपनसेशन से अलग से लगाया गया। अब बात है कि उनका शेयर अगर नहीं रहेगा, पहले क्या होता था कि जैसे स्टेट टैक्सेस अपना टैक्सेस कलेक्ट करती थी और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, तो ऑलमोस्ट दोनों का रेट एक ही था, वहां भी 12.5-14% चलता था, यहां भी 14% चलता था। तो उसी चीज को दिमाग में रखकर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना हिस्सा है, तो आधा टैक्स तुम रख लो, आधा टैक्स हम रख लेते हैं, और आईजीएसटी वाला हिस्सा जो है वो उस हिसाब से उन्होंने एक अपना प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखा है, उसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वही जैसे कि मान लीजिए 18% देना पड़ा, सीधा आईजीएसटी कर दिया गया, कोई भी दिया है बिजनेसमैन, तो उसके बाद वो डिवीजन कर रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिवीजन तो कर रही है। हाँ। तो वही सेम चीज उसमें भी कर सकती थी, जैसे कि मान लीजिए अगर इन केस कोई बिहार से महाराष्ट्र माल जा रहा है तो आईजीएसटी लग रहा है बिल पे, तो आईजीएसटी जब लग रहा है तो गवर्नमेंट उसका जो भी डिवीजन है वो बिहार को भी देती होगी और महाराष्ट्र को भी देती होगी, बिल्कुल, और अपने पास भी रखती होगी। तो सेम चीज कर सकती थी वो, सिर्फ अगर स्टेट टू स्टेट नहीं, फिर आपका आइटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे अभी सीजीएसटी एसजीएसटी पढ़ रहे हैं ना, तो आईजीएसटी हर स्टेट का हो जाता है। अब एक आदमी 10 स्टेट में अगर आप धंधा कर रहा है तो 10 ठो आईजीएसटी का आप लेजर बनाइए, 10 ठो फॉलो करिए, तो ये और दिक्कत हो जाएगा। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट है टैक्स पेयर पे कि भैया तुम ही करके दो, ठीक है, आप जो बोल रहे हो वही सही है। हाँ, उसके बाद वो डिवीजन अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें कुछ करने अच्छा, डिस्प्यूट बताइए, कौन फ्रिक्शन जो सवाल था कि सेंटर में और स्टेट में। सेंट्रल स्टेट में नॉर्मली टैक्सेशन बेस पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अभी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। अच्छा, अब पॉलिटिकल क्यों, अब केंद्र में अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी स्टेट में किसी और, तो वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि मेरा टैक्स का पैसा हमको नहीं दे रहा है। तो इन सब का डिस्प्यूट, तो ये जानबूझ के डिस्प्यूट क्रिएट करना हुआ, ये कोई इशू नहीं है जो हम लोग डिस्कस करें बीच में, ये पॉलिटिकल कंसर्न है और लाइफ टाइम चलता रहेगा, इसलिए इसके बारे में बात करना ही बेकार है। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है जैसे कि बिजनेसमैन के लिए फिर से, क्योंकि टैक्सेशन उन पे ज़्यादा, क्योंकि सैलरी पर्सन के लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है कि उनका इनकम इतना हुआ, आपका टैक्स का ये स्लैब है, आप पेमेंट कीजिए निकल जाइए। लेकिन बिजनेसमैन के लिए क्या होता है कि उनको कंप्लायंस पता नहीं है, अब वो कहाँ से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर सही तरीके से टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, नहीं पता। तो डिपार्टमेंट किस तरह से वो हाइड करती है, छुपाती है, या बताती नहीं है खुल के, क्योंकि अगर पूछने के लिए जाए तो बस मतलब डिपार्टमेंट खुला हुआ नहीं है, बंद रहता है वो। इस बात में मैं कहूंगा कि बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है कि जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, वो यहाँ पे नहीं दिखता है। इंडियन में सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे कुर्सी वाला सिस्टम ज्यादा है, मतलब वो उस चेयर पे हैं तो उनको उस चेयर का रौब है। सारे लोग नहीं हैं, लेकिन 90% लोग हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब बिजनेसमैन फंसे और कब ये मेरे चक्कर में आए, ये बात क्लियर है। अगर कोई भी नॉर्मल आदमी, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं, आप स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करोगे, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स जो हैं उस लेवल के ट्रेंड नहीं है जिस लेवल के होने चाहिए। दूसरा बात, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है
कि टैक्सेशन ऑफिसर्स को जो अपॉइंट करने का पॉलिसी है, यह भी बहुत गलत है। अच्छा। क्यों गलत है मैं बता रहा हूं। आप के पास सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया है, सेंट्रल में जाओगे तो एसएससी और स्टेट में जाओगे तो स्टेट का सिलेक्शन कमीशन। ठीक। सिंपल। मैक्सिमम उस कमीशन में कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो जनरल ग्रेजुएट हैं, जो जनरल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो एक जनरल एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। ओके। मतलब वो हमारे व्यू से अगर आपको टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट को अपने ऑफिस में बिठाइए। अच्छा। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप उठाइए, उनसे भी एग्जाम्स लीजिए, बट उसको प्रिफर करिए। जैसे दो चीज होगा, एक तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको बहुत सारे स्टाफ्स को मैं ऑफिस में दिखाऊंगा, कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में, मतलब स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहां के ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, क्लोज नहीं आता है। उनको ये पता नहीं है कि प्रोविजंस कैसे हैं। उनको जो जैसा सीनियर गाइड कर दिया वैसा बस काम कर दिया। उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे रीड किया जाता है वो नहीं पता है। बहुत सारे केसेस में मैं आपको बता दूं। मतलब उनको बेसिक स्ट्रक्चर अकाउंट्स का क्यों? क्योंकि वो issue है। उस फील्ड से नहीं है, उनको हाँ। वो फील्ड समझना पड़ेगा। मतलब अगर वो साइंस के हैं या फिर अदर आर्ट्स के हैं तो उनको पता नहीं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को गवर्नमेंट को चेंज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब चीज में एक अलग से जो फाइनेंस, जैसे एमबीए फाइनेंस वाले स्टूडेंट हैं, आप उनको लीजिए। कॉमर्स के जो कॉमर्स मास्टर डिग्री किए हुए हैं उनको आप उठाइए। आप जनरल एक ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति जो आर्ट साइंस पढ़ा हुआ है, आप उनको टैक्सेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करा रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से जाए। ये मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज सोचना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए कि ऑलरेडी हर तरह के स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट आ रहे हैं तो उनको थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। मतलब जो कम से कम बीकॉम या फिर एमबीए किए हुए उनको आना चाहिए टैक्सेशन सिस्टम में, एटलीस्ट अदर सिस्टम को हटा देना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट उनको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ है वो फाइनेंस का बेटर एग्जीक्यूशन कर सकता है। अच्छी बात है। ऑलवेज करेगा। सही बात है, सही बात है। अब बैंकिंग सिस्टम में आर्ट्स वाले स्टूडेंट को डाल रहे हैं, उनको फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ने का तरीका पता नहीं है। आधे टाइम में उनका सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। पता नहीं क्यों, समझने में बहुत समय लग जाएगा। सही बात है। क्यों कर रहे हैं ऐसा भगवान जाने, उन्हीं लोगों को पता है। और साथ में कुर्सी वाला जो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इन सब सिस्टम, दूसरा बात क्या है, कोऑपरेटिवनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप बिजनेसमैन के साथ कंटिन्यूअस मीटिंग करते रहे। कंटिन्यूअस उनको पता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप ये कंप्लाई करो। और उनको ये चीज नहीं करना चाहिए कि गए ऑफिस में आपके पास ये नहीं है तो आपको ये चीज की पेनल्टी लगा दी जाएगी। आप उनको बताइए कि मैं फिर अगले बार आऊंगा, आपके पास ये कमी है, आप इसको पूरा करके आइए, नहीं तो अगर आप लास्ट टाइम नहीं मानेंगे तो हमको मजबूरी में पेनल्टी लगाना पड़ेगा। ये हुआ कोऑपरेटिव नेचर। हाँ। और आप ऑफिस गाड़ी उतरते हैं, गाड़ी से देख लिए, आप मेरे ऑफिस में आके मिलो। ये सिस्टम जो है वो इंडिया में अधिकतर स्टेट में यही चीज है कि मेरे ऑफिस में आके मिलो, बस कहानी खत्म। इससे जागरूकता कभी नहीं होगी। जो कल्चर चल रहा है ये कल्चर और बढ़ेगा। जैसे डिपार्टमेंट नहीं, अगर गवर्नमेंट ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो, या फिर करना भी चाहिए, मेरे को लगता है कि जो कॉल सेंटर्स है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होता है कंपनीज की, अलग अलग कंपनी की, तो गवर्नमेंट को भी तो क्रिएट करना चाहिए ना कि अगर किसी बंदे को, किसी बिजनेसमैन को जरूरत हो किसी चीज की जानकारी का तो आराम से कॉल इस पे एक चीज बताता हूँ। गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा बहुत ट्राई करना शुरू किया है। गवर्नमेंट ने इस बार मैं देखा हूँ कि सीपीसी में एक शायद वो कॉल सेंटर सेटअप किया गया है जो रिफंड और डिमांड को नॉर्मलाइज करने के लिए। अच्छा। मैं अक्सर अभी पिछले 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट बेंगलुरु से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि आपका इसमें इस ईयर में इतना डिमांड है, तो आप या तो अपने प्रोफेशनल से कांटेक्ट करिए या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके इस डिमांड को रिमूव कराइए। रिमूव करवाइए या लीजिए, मतलब रिसीव कीजिए। नहीं, आपका रिफंड है तो आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। डिमांड है तो आप जाके ऑफिस में देखिए, अगर आपका करेक्ट है तो पे कर दीजिए, अदरवाइज आपका डिमांड अगर गलत है तो आप उसको रेक्टिफाई कराइए। तो मेरा सवाल है कि क्यों फिर ऑफिस में क्यों जाना, मतलब वो कॉल से भी नहीं, कॉल से नहीं कर सकता है क्योंकि रेक्टिफिकेशन का पावर जो है, हम लोग अब कोई चीज सही है या गलत है ये कॉल सेंटर नहीं कर सकता है देख के। बहुत सारे केसेस में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट वो इंफॉर्मेशन सही है तो उस केस के लिए ही लोकल ऑफिसर्स को बनाया गया है कि आप उसको करिए। लेकिन इस चीज का ऑफिसर्स गलत फायदा उठाते हैं।
ये जगह फिर तो फेसलेस खत्म हो गया, फेस हो गया। वही चीज हो रहा है। तो बात है कि अब तो ये सारी कहानी नहीं, जितनी भी सारी ओल्ड वाली प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पुरानी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा बात, अभी गवर्नमेंट को एक चीज और करना चाहिए कि जो अपील प्रोसीजर है ये बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा। 3 3 साल, 4 4 साल, 5 5 साल से अपील केसेस पेंडिंग है। तो इसका एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि अपील का जो है ना एक सर्टेन टाइम में वो जल्दी से जल्दी वो खत्म हो जाए। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि अपील 7 साल चल रहा है तो केस 7 साल तक झूला जा रहा है, फिर वही बात हो गया। फिर वही कहानी आ जा रही है। तो आपको अपील प्रोसीजर सिंपल करना है। ऑफिसर्स को ये चाहिए कि वो कॉपरेट करें, न कि उसके टॉर्चर करें। कई बार देखने के लिए मिला है कि एक टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, और पहले भी हुआ करता था कि ले लिया, उन्होंने ले लिया और लेने के बाद फिर नोटिस आ रहा है कि सामने वाला ने रिटर्न फाइल नहीं किया है या कुछ इशू हुआ है, टैक्स पे नहीं किए हैं, तो आप नहीं ले सकते। मतलब ले लिया तो वापस करो, रिफंड करो। ये था प्रोविजन, ये प्रॉब्लम था, लेकिन ये 2019 के पहले था। अब वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो मेन कंसर्न चल रहा है, अभी मेन कंसर्न चल रहा है कि आपने वो सप्लाई के लिए इनपुट क्लेम किया और गवर्नमेंट के मतलब डिपार्टमेंट के वेरिफिकेशन में वो बिजनेसमैन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अभी ये कंसर्न ज्यादा चल रहा है। वो नॉन फाइलिंग वाला कंसर्न जो है वो 19 के पहले वो खत्म हो गया, क्योंकि अब तो उसके आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो उसमें तो अब वो कहानी खत्म हो गई, अब वो प्रॉब्लम इशू नहीं है। अब मेन इशू है आपका कि अब जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस, अब बहुत सारी केसेस में प्लेस ऑफ बिजनेस को कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब मैं एग्जांपल्स देता हूं। मैं सपोज कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विस के लिए कोई बिजनेस सेटअप होने की कोई जरूरत नहीं है। जो आईटी बेस्ड सर्विसेज है वो तो घर से भी कभी कहीं भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ। या हो सकता है वो ऑफिस काम के लिए कहीं और चल जाए तो उनका सर्विस चेंज होगा। हाँ। तो उसके लिए प्लेस ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चीज आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो पार्टी गुड्स के साथ डील कर रहा है या सर्विस के साथ डील कर रहा है। अगर सर्विस के साथ है तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स के साथ है तो आप प्लेस ऑफ बिजनेस चेक करिए। सर्विस मतलब नॉर्मली आईटी सेक्टर हुआ। अब आईटी सेक्टर में हम एग्जिस्ट कर हम मेरा काम तो अब मैक्सिमम लोग क्लाउड में काम करते हैं। अब क्लाउड से जो क्लाउड कंप्यूटिंग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ऑफिस होने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है, काम हो रहा है। तो इन सब चीजों को गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि इन सब में अभी बहुत सारा नोटिस आ रहा है कि उस स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे वेरीफाई किया तो वो चीज नहीं पाया गया, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, गुड्स के केस में मैं मानता हूं कि चलो हो सकता है, लेकिन सर्विस के केस में एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि सर्विस के केस में हम इस तरीके के नोटिस ना इशू करें। अच्छा, बहुत बार देखने के लिए मिला है कि देखिए कुछ, जैसे मैंने बोला कि टैक्स पेयर को पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो गलतियां हो जाती है। तो आपने बोला कि उसमें डिपार्टमेंट को भी करना चाहिए, एक चीज़ होना चाहिए, गवर्नमेंट को ही ऐसा लोग रूल बनाना चाहिए कि फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम के लिए आपको रियायत दिया जाए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कि दिया जाना चाहिए। हाँ, कि आपका ये गलती है, इसको सुधार लीजिए, आगे से नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ। और आप पता कीजिए या पूछिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए या फिर इस पे होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट कैसे ये कर पाए या करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा एक होता है। गवर्नमेंट को इन सब चीजों में बहुत सारे लोकल्स को शामिल करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम टैक्स के खिलाफ, टैक्स को लेकर जागरूकता हम मतलब फैलाएं आम टैक्स पेयर्स के बीच में, तो गवर्नमेंट को अच्छी संस्था, मैं साझेदारी संस्था के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, या अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपना संस्था खुद बना ले और उसमें वॉलंटियर्स को ऐड करे, उनको एक सिंपल रिम्यूनरेशन दीजिए और गवर्नमेंट अपने अंदर से आप टैक्स के बारे में जागरूकता फैलाइए। लोगों को बताइए कि टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं, आप टैक्स के दायरे में आओ, मैं आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। दूसरा बात, टैक्स के एक्ट को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाइए, न कि लिंग्विस्टिक कैरेक्टर का बहुत टेक्निकल हो जाता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्ट जो है नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आता है। नहीं आता है तो आपको जो है ना वो एक्ट इजीली रीडेबल फॉर्म में डेवलप करिए ताकि लोग समझ पाए। एकदम और भी ज्यादा क्लियर और इजी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बहुत सारे प्रोविजंस, इतने सारे प्रोविजंस हैं, अब उस प्रोविजन से रिलेटेड इतने सारे नोटिफिकेशंस हैं। अब आपको वो प्रोविजन पढ़ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है कि रेफर टू नोटिफिकेशन नंबर दिस, अब वहां से उठ के गए नोटिफिकेशन पढ़े। तो आज तक अब गवर्नमेंट को क्या, जितनी सारी नोटिफिकेशंस आई आप उनको एक्ट में ही मर्ज कर दो, टेंशन खत्म। अच्छा, सीए का रोल जो है वो क्या होता है, कैसे सीए काम करते हैं, कैसे वो बैलेंस करते हैं टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच?
देखिए, आज के जमाने में सीए का काम मल्टी रोल हो गया है, पहले नहीं था। पहले सीए का काम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना था। लेकिन छोटे मोटे शहरों में दिक्कत क्या आ रही है, सीए उसके अकाउंटेंट बन जा रहे हैं। क्यों? ऑडिट का मतलब ये था कि आपके सामने फाइनल अकाउंट्स प्रोड्यूस होगा, आपको ट्रायल बैलेंस दी जाएंगी, आप उसको वेरीफाई करिए, उससे सपोर्टिंग एविडेंसेस चेक करिए। आपका काम ये था, ना कि कुछ और करना था। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ना कि सीए की। आज के जमाने में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग कर रहे थे। अकाउंटिंग का डेटा मिल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स कौन प्रिपेयर कर रहा है? सीए। अरे सीए का स्टाफ कर रहा हो या सीए कर रहा हो, बात बराबर है। हाँ। सीए कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो सीए का काम वहां से हट चुका है, मतलब ऑडिटिंग के पार्ट से हट चुका है। बात आते हैं कंप्लायंस को। अब जहां तक बात है टैक्स कंप्लायंस के बीच में, और फिर बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो टैक्स पेयर और ऑफिसर्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है अभी तत्काल, लाइजनिंग के लिए एक अच्छा ब्रिज का काम कर रहा है, चाहे जिस सेंस में आप ले लें इसको। गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स पेयर को नहीं समझा सकती, इसलिए टैक्स पेयर क्या करता है, वो अपने बिहाफ में एक सीए को या एक टैक्स प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, ताकि उस बात को ऑफिसर्स के साथ डील करके उसको सॉर्ट आउट करे, या जो टैक्स लायबिलिटी बन सेक्शंस वगैरह को रही सेक्शंस को समझे, क्या इशू है वो समझे, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, या किस तरीके से कितना पे आउट करना है, उसके पेनल्टीज को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसके बीच में वो सीए का मेन रोल हो गया आज के जमाने में। लेकिन अब बोल रहे हैं तो सीए का जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका रोल मैनेजमेंट में ज्यादा हो गया एज कंपैरिजन टू कि वो ऑडिटर था। छोटे फर्म में ऑडिट कहने का कोई कंसेप्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैनेजमेंट का पार्ट हो जा रहा है। सही बात है, उन बिजनेस में इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हो, बस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है। दूसरा बात, मुझे तो ऐसा लगता है कि टैक्स ऑडिट में भी पैनल का सिलेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, ऑलवेज बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा है, हमें टैक्स ऑडिट की फाइल्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हम एसएससी को बड़ा कर रहे हैं, उसका फाइल टैक्स ऑडिट लिमिट के पार हुआ तो हम उसका ऑडिट कर रहे हैं। तो कहां गया अब जो हम लोग खोजते थे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या प्रोफेशनल इंडिपेंडेंसी, वो कहां रहा? वो पार्टी को मैंने क्रिएट किया, वो पार्टी को मैंने खड़ा किया, सही बात है, वो कहां रहा? तो हम तो पार्टी के अगेंस्ट में जा नहीं पाएंगे। बहुत सारे इसके बीच में रिलेशन हो जाता है कि पार्टी छोड़ के चला गया, रेवेन्यू का मैटर हो जाता है, छोटे गांव में लोग सरवाइव कैसे करेंगे इसका मैटर हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स ऑडिट के का जो सिलेक्शन है वो पैनल के थ्रू आए, पैनल के थ्रू आए, पैनल के थ्रू आए। मतलब इंडिविजुअल टैक्स, मतलब मैं रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करूंगा, डिपार्टमेंट हमको सब कुछ करके दे। अच्छा, वो फैसिलिटी उस हिसाब से बनाए, जब इतना कुछ हो सकता है तो पोर्टल में वो चीज किया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करे कि एक पैनल बना दे, वो डिसाइड कर दे कि आपको इन सारे पैनल में सिलेक्शन करना है, इन सारे सीएस को चुनना है, और जिसका जैसे लिमिट खत्म हो गया, 60 लिमिट है, उनका खत्म हो गया तो उनको आउट कर दीजिए। अच्छा, उस पैनल से, क्योंकि उनका 60 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, तो ये डिपार्टमेंट करके देगी कि ये डिपार्टमेंट करे कि आपको ये सीए को करना है, से करवाना। आपके पास 4 सीए है, 4 सीए में कुछ एक सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, मतलब ये टैक्स पेयर का ऑप्शन रहेगा, टैक्स पेयर का ऑप्शन रहेगा, और टैक्स पेयर डिसाइड करेगा कि इन चारों में से क्या लेना है, जिनमें से क्या लेना है, क्या चाहिए, बस। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, स्केप्टिसिज्म मेंटेन होगा, मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी एसएससी ना होके डिपार्टमेंट बन जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमको अपॉइंट कराया। और ऐसे आप फेवर करते हैं। उसके बाद जो मैं पहले फेवर करूंगा उसका, क्योंकि मेरा पार्टी के साथ तो डायरेक्ट डीलिंग है नहीं, मेरा तो डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट डीलिंग है, तो मैं डिपार्टमेंट का फेवर करूंगा ना, डिपार्टमेंट के सब, और मेरे काम करने का एफिशिएंसी पहले के कंपैरिजन में 100% ज्यादा हो जाएगा। जो चीज नहीं भी करना है वो चीज भी मैं करूंगा। तो ये होना मैंडेटरी है। लेकिन आज के जमाने में अभी तत्काल तो ऐसा सिस्टम नहीं है। शायद हम लोगों का वीडियो सुन के अगर सरकार कुछ कर दे तो अच्छी बात है। हाँ, तो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है ऑडिट का क्या स्लैब है, मतलब कब ऑडिट करवाना चाहिए टैक्स पेयर को, क्या लिमिट है? इनकम टैक्स में प्रोविजंस को बहुत क्लमजी अप कर दिया गया है। अच्छा, कुछ केस में जैसे आपका उसमें 95% से ज्यादा अगर आपका कैश अदर देन कैश ट्रांजैक्शन है तो कह दिया है कि 10 करोड़ में आपको ऑडिट कराना है।
फिर आप ऐसे 1 करोड़ के ऊपर मैंडेटरी ये लोग कर दिए कि 1 करोड़ में से दोनों फिर तो बात एक ही हो गया, फिर 10 करोड़ का बात क्यों करना? 10 करोड़ का इसलिए बात करना है क्योंकि वहां पे 95% ऑफ रेवेन्यू अदर देन कैश होनी चाहिए। 1 करोड़ में ऑलरेडी आप ऑडिट कर ही रहे हैं, हाँ, अगर ऑडिटर ऑडिट कर ही रहे हैं 1 करोड़ में, फिर 10 करोड़ का डिस्कशन क्यों? फिर 1 करोड़ में इसलिए कर रहे तो इसलिए 2 करोड़ में डिस्कशन कर रहे इसलिए डिस्कशन है कि सपोज कि आप मान लीजिए कि शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में अगर आप डील कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 10 करोड़ है तो वहां पे तो कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, नहीं। वहां पे मार्जिन भी कम है, तो आप अनऑडिटेड भी फाइल कर दीजिएगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे 10 करोड़ का 1000 करोड़ ट्रांजेक्शन हो जाता खैर है। 1000 करोड़ हो जाता है, बट हाँ। मैं 10 करोड़ का एग्जांपल दे हाँ। रहा हूँ। अब नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए ऐसे प्रोविजंस क्या है कि आप 8% या 6% से कम दिखाते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी कराना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर एक बार आपने प्रिजम्पटिव सेलेक्ट कर लिया तब आपको कंटिन्यूअस 5 साल तक, या तो आप ऑडिट में जाइएगा तो आप कंटिन्यूअस 5 साल तक ऑडिट कराइए अगर 44AD सेक्शन को अडॉप्ट करके ऑडिट कराते हैं तो, और अगर 5 साल नहीं कराते हैं तो आप अगर एक बार मान लीजिए सपोज कि आप ऑडिट को छोड़ दिए हैं और आप आ गए प्रिजम्पटिव में, तो प्रिजम्पटिव में आ गए तो 3 करोड़ तक प्रिजम्पटिव आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि सपोज कि आप 1 करोड़ में चाहते हो कि नहीं 8% पे हम टैक्स दे देंगे, तो ये तो 44 मतलब किस सेक्शन का बात कर रहे हैं? 44AD के बाद, 44AD का बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक। तो अगर आप 1 करोड़ में टैक्स दे दिए तो आपको 2 करोड़ भी टर्न होगा तो 8% में ही देना है। अच्छा अच्छा, ये अगर खुद कर रहे हैं तो? खुद कर रहे हैं तो ठीक। जैसे हम ऑडिट नहीं कराए, हमने 44AD प्रिजम्पटिव एक्सेशन सेलेक्ट किया, तो आपको 2 करोड़ तक भी आपको देना है 8% में। ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारा प्रोविजंस है। ये कब तो तक, अगर मान लीजिए 5 साल है, 5 साल का ये लिमिट है 44AD। एक बार 44AD में ऑडिट कराते हैं तो 5 साल आपको फॉलो करना पड़ेगा, अच्छा, फिर 5 साल चाहे के आप टर्नओवर जीरो ही क्यों ना हो जाए। फिर 5 साल के बाद ही हम ले सकते हैं सीए को? हाँ, इन कई केसेस में देखे हैं कि किन्हीं का सेल स्टार्ट हुआ है और वो 44AD में डाल दिए हैं। नहीं वो डाल दिए। देखिए 44AD के सेक्शंस में बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। 44AD का अगर सेक्शन क्लियरली पढ़िएगा, खैर नहीं बताना चाहिए हमको लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 44AD सेक्शन में क्लियर कट है 44AD का ऑडिट जो है वो तभी एप्लीकेबल है जब उसका इनकम ग्रॉस एग्जम्पशन लिमिट जो है वो पार करेगा, तब वो 44AD में फॉल करता है। क्या है वो? अब जैसे मेरा 80 लाख टर्नओवर है तो मेरा 1 करोड़ का मैंडेटरी लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं किया और मेरा टोटल इनकम 2,20,000 है या 2,40,000, तुमको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मल भरिए और फाइल करिए, आपको कुछ नहीं कराने की जरूरत है। लेकिन 44AD भी छूना नहीं है और नॉर्मल पीएल में आना है। नॉर्मल पीएल में आ जाइए। अच्छा। नॉर्मल पीएल में आइए, फाइल करिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। बता रही है समझ में मैं क्या कर रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका ग्रॉस एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल पार नहीं कर रहा है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे, तो 44AD कराने की जरूरत नहीं है। ये चीज नहीं कहना कि आप 8% से कम दिखाएं तो आपको ऑडिट कराना है, ये चीज नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस एग्जम्पशन लिमिट जो है वो हम लोग पार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पार कर लेते हैं फिर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यही आपका इनकम 3.5 लाख हो जाएगा तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। कई लोग तो ऐसे ही मतलब, अब जैसे कोई 35 लाख में भी करा दिया तो ये खैर उनका अपना अपना तरीका है। हाँ, यार हम तो कई केसेस में देखने के लिए मिला है कि अगर उनका 80 लाख भी टर्नओवर है और वो इनकम दिखा रहे 5 लाख रुपया, तो इस केस में ऑडिट होना चाहिए, लेकिन फिर वो निकल जा रहे हैं। वो मान लीजिए अगर 8% ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। 8% मान लेते हैं अगर 44AD में, तो 640 का आ गया, प्रॉफिट आया, तो उसमें टैक्स ऑडिट होना चाहिए। लेकिन वो नहीं करवा के क्या कर रहे हैं, 44AD में निकल जा रहे हैं। वो कर सकते हैं, वो उन लोगों का मर्जी है भाई। और गवर्नमेंट भी तो इश्यू क्रिएट नहीं कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट इसलिए इशू नहीं करती है क्योंकि गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है स्क्रूटनी असेसमेंट का, वो बहुत कम परसेंटेज फाइल्स को स्क्रूटनी करती है। हाँ, वो बड़ा यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो मतलब जो टैक्स सिस्टम है वो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड पे। मतलब गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करिए, वो ट्रस्ट दे रही है और रिलाई कर रही है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे तरीके से टैक्स पेमेंट कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहां पे ये सिस्टम है। बाद में गवर्नमेंट स्क्रूटनी करती है, वो 0.1% फाइल को सेलेक्ट करती है स्क्रूटनी के लिए। हाँ, क्योंकि बड़ा कोई टैक्स चोरी तो है नहीं, इसलिए क्यों ध्यान देना, ये भी सही बात है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, टैक्स जो फेसलेस सिस्टम है टैक्सेशन में, लेकिन कई जगह डिपार्टमेंट भी है, तो सीए कैसे डील करते हैं उस टैक्स फेसलेस सिस्टम के साथ? अच्छा, फेसलेस सिस्टम में सीए कैसे एक्ट करते हैं? हाँ,
ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब इस तरीके का नोटिस आता है तो उसके मेल आईडी पे या पोर्टल पे एक वहां पे ई कंप्लायंसेस पोर्टल है, उसमें वो सारे नोटिसेस को अपलोड कर दिया जाता है। एक सीए क्या करता है, सीए के पास तो उतना समय है नहीं कि वो हर ईच एंड एवरी ईमेल आईडीज को और लॉगिन आईडी को चेक करे और उसमें चेक करे कि नोटिस आया। वो अल्टीमेटली मैसेज जाता है एसएससी के पास, तो एसएससी इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास कोई नोटिस आया तो आप उसको एक बार देख लेंगे। तो लॉगिन करके देखा, मान लीजिए सपोज का स्क्रूटनी आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन जो कंप्लायंसेस कर रहे हैं वो वहां पे आपको नोटिसेस देगा, तो साथ साथ में एक रिप्लाई विंडो भी खुल जाता है उस नोटिस के साथ में, ठीक है ना। तो उस रिप्लाई विंडो में वो आप अपना डिटेल्ड रिप्लाई अलोंग विथ नेसेसरी एविडेंस सबमिट करिए, उसको सबमिट करिए, फिर वो डिपार्टमेंट वो डायरेक्ट चला जाता है फैसिलिटेशन सेंटर में जहां पे वो ऑलरेडी स्क्रूटनी कंडक्ट कर दी की जा रही है। अच्छा, जैसे सपोज की नोटिस इशू हो रहा है तो हम लोग का यहाँ पे कंसेप्ट है नेशनल ई फैसिलिटेशन सेंटर और रीजनल ई फैसिलिटेशन सेंटर। तो मान लीजिए सपोज कि कोई फैसिलिटेशन सेंटर ने नोटिस इशू करा है स्क्रूटनी का, उसने नोटिस इशू करके पोर्टल में अपलोड कर दिया। अब जब एक सीए रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि सीए टैक्स पेयर को तो आता नहीं है, सीए ही करेगा, तो वो सीए उसका प्रॉपर रिप्लाई बनाएगा, पोर्टल पे डालेगा। पोर्टल पे वहीं पे लिंक रहता है, जो नोटिस है उसके बगल में लिखता है रिप्लाई। रिप्लाई में जैसे ही क्लिक करेगा वो सारा एविडेंसेस अटैच करने के लिए बोलेगा और अपना रिप्लाई, वो रिप्लाई जैसे ही अटैच करेगा वो वहां पे चला जाएगा। फिर वो लोग चेक करेंगे, अगर उनको उसमें फिर कमी आएगा तो फिर से एक अलग से नोटिस होगा, फिर आप उसका काउंटर रिप्लाई सबमिट करिए। तो पहले क्या होता था कि हम चले गए ऑफिस में बातचीत किए, वो काउंटर किया मैंने जवाब दिया, वो काउंटर किया मैंने जवाब दिया, बाकी बात मिला जुला के सेटल कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हम आज वो नोटिस से किया, 5 दिन का टाइम मिला, हमने ऑनलाइन अपलोड किया, फिर वो जवाब उनके पास गया, फिर उसमें से वो कोई क्वेरी निकला, फिर वो जवाब किया, फिर मैंने यहां से जवाब दिया। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है अनटिल अनलेस जब तक कि फाइनल ऑर्डर इशू ना हो। मतलब ये एक बात है कि अगर डिपार्टमेंट में उनको समझना नहीं है या समझ नहीं पा रहे तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट चलता नहीं रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली उनको ऑर्डर करना ही है, क्योंकि ये टाइम बार्ड केसेस हो जाती है बाद में। अच्छा। तो उस केस में एक ही दिन में सारे ऑर्डर्स हो जाते हैं। अच्छा, एक सक्सेसफुल सीए के लिए क्या करना होता है हमेशा, मतलब अपडेट होने के लिए या फिर अपने प्रोफेशन को सही तरीके से चलाने के लिए, मतलब बिजनेस फॉर्म में नहीं, सॉरी सैलरी फॉर्म में नहीं बात करें, वो सैलरी मतलब इन प्रैक्टिस आप बात कर रहे हो कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात क्या है ना कि हम लोग जिस सिटी में रह रहे हैं या टाउन में रह रहे हैं, उस सिटी में यहाँ पे प्रोफेशनल का पर्सनल टच इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अगर यहाँ पे 1-to-1 रिलेशन नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना पड़ेगा ना कि इस तरीके से यहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा कि आप जो है ना उसके बिजनेस का एक पार्टनर है। अगर ये एक्ट हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप सक्सेसफुल बन जाइएगा, मतलब रिलेटेबल होना है पूरी तरह से पूरा। दूसरा बात, आपको पार्टी क्लाइंट को समझाना पड़ेगा ईच एंड एवरी स्टेप पे। ईच एंड एवरी स्टेप में अगर आप उसको अच्छे से गाइड कर देते हैं तो फिर आपके पास लोगों की कमी नहीं रहेगी, मतलब आपके पास क्लाइंट्स की कमी कभी नहीं रहेगी। कई बार देखने के लिए मिला है ना कुछ से, मतलब डील ही इस तरह करते हैं कि लगता है कि वो छुपा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे के पास क्या होता है ना, कुछ लोगों के पास क्या होता है ना, एक प्रोफेशनल मतलब जैसे मेंटेन करते हैं प्रोफेशनैलिटी, बट क्या है ना कि वो प्रोफेशनैलिटी उस लेवल पे होता है जहां पे आप कॉर्पोरेट डील्स कर रहे हैं। अच्छा। यहां पे आप छोटे छोटे बिजनेसमैन को अगर आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो उनको पहले अपना समझ के समझाना पड़ेगा, उनको अपना बनाना भी पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। तो उनके साथ आपको घर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तब आप काम कर पाओगे उनके साथ। सही बात है। और अगर आप उसके साथ प्रोफेशनैलिटी डील करिएगा तो एटलीस्ट देवघर जैसे छोटे शहर में यह संभव नहीं है, दुकान बंद हो जाएगा। बिल्कुल। आप अगर इस भाव में रह रहे हैं कि नहीं हमको यही करना है, इसी तरीके से रहना है या इसी एटीट्यूड में रहना, तो यहां पे संभव नहीं है, क्योंकि यहां पे पर्सनल इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल रिलेशन आप कैसे डेवलप कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे अलग अलग टॉपिक पे लेके। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, स्माइल करते रहें और अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।